चलो बिना टाइम वेस्ट किए चालू करते हैं यार, जहाँ पिछले बार छोड़े थे अपन। पिछले क्लास में अपन कहाँ छोड़े थे इसको। हाँ, हमारा क्या क्या हो गया था। हमारा ये पोर्शन हो गया था, डेवलपमेंट डिक्लेयरिंग पोर्शन हो गया था, एक्सटेंशन ऑफ कोर अदर देन बोर्ड एंड पेयर मेथड हो गया था, सेटिंग ऑफ सपोर्ट एंड विड्रॉल, स्टाटा कंट्रोल मॉनिटरिंग प्लान हमने पढ़ लिया था। फिर सेटिंग ऑफ सपोर्ट से आज चालू करेंगे अपन। ठीक है, तो सेटिंग ऑफ सपोर्ट एंड विड्रॉल इससे अपन चालू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आज और कल अपने पास समय है, परसों आप लोग अपना रिवीजन करें, अपना जो स्ट्रेटेजी है उसको कंप्लीट करें ना। ठीक, चलो कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में स्टार्टर कंट्रोल मॉनिटरिंग प्लान वाला पोर्शन हो गया था। अब क्या है, सेटिंग ऑफ सपोर्ट से अपन चालू करते हैं, जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, सेटिंग ऑफ सपोर्ट एंड विड्रॉल ऑफ सपोर्ट। सबसे पहले जो प्रॉप होता है, प्रॉप मतलब खूंटा है ना। खूंटा जब भी हम लगाएंगे सपोर्ट के लिए, तो उसका जो किस पे हम रखेंगे, सैंड और लूज मटेरियल पे। अगर रहा सैंड और लूज मटेरियल है, नीचे सैंड और लूज मटेरियल है, तो अपन नीचे एक फ्लैट बेस पीस करेंगे, जिसका क्या है 5, 25, 75। ठीक है, 5, 25, 75। अगर सैंड या लूज मटेरियल है प्रॉप के नीचे में बेस में, तो अपना एक अपन फ्लैट बेस पीस डालेंगे। उसका वो चौड़ाई लंबाई और थिकनेस क्या रहेगा, 5, 25, 75। इस तरीके से याद करो। ये तो नीचे की बात हो गई। ऊपर भी एक लिड लगेगा। ठीक है, ऊपर भी एक क्या रहेगा, लिड लगेगा, जिसका चौड़ाई विड्थ कितना होना चाहिए, चौड़ाई जो आपका है वो डायमीटर से कम नहीं होना चाहिए, प्रॉप के डायमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसका थिकनेस क्या होगा, 8 सेंटीमीटर, और उसका लेंथ हो गया 50 सेंटीमीटर। तो 8 × 50 और डायमीटर से कम नहीं होना चाहिए उसकी चौड़ाई। ठीक है, तो ये 8 सेंटीमीटर वाला क्वेश्चन बहुत जगह पूछ देता है, तो इसको 8, 50 ये सब चीजें दिमाग में रखना है कि बेस और लिड में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, 5, 25, 75 बेस में रहेगा, ऊपर क्या रहेगा 8 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, और उसकी चौड़ाई जो रहेगी वो प्रॉप के डायमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, विड्थ है ना। ये हो गया। और बार बार जो आपका इस तरीके का सपोर्ट रहता है, दोनों तरफ लगा रहता है, उसका क्या होगा, कम से कम दोनों साइड क्या करेंगे, 50 सेंटीमीटर डीप होल करेंगे गैलरी में। ठीक है, कम से कम 50 सेंटीमीटर डीप होल करेंगे साइड में। उसके बाद उस बार को उस होल में सेट करेंगे। ठीक है, उस बार के बीच बीच में क्या रहेगा, हर 1 मीटर पे लेगिंग्स लगे रहेंगे, ताकि वो रूफ से सटे रहे, है ना। लेगिंग सेल नॉट बी लेस देन 1 फॉर एवरी मीटर लेंथ। ठीक है, बार के और रूफ के बीच में क्या लगे रहेंगे, लेगिंग्स रहेंगे। लेगिंग्स के बीच की दूरी 1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कॉग जो होता है, कॉग यूज होता है सपोर्ट के लिए। मतलब नेचुरल फ्लोर में करना चाहिए, फाउंडेशन उसका अच्छा होना चाहिए, और मैक्सिमम पॉसिबल कांटेक्ट रूफ में होना चाहिए। ठीक है, कॉग जो है आपका क्या है, इस तरीके का जो सपोर्ट रहता है, सिल्ली एक दूसरे के ऊपर रहते हैं, है ना, वो कॉग रहता है। कॉग का क्या बोल रहा है, कैसा होना चाहिए कॉग, उसका दो अपोजिट साइड फ्लैट होना चाहिए, है ना। सिल्ली तो जानते हैं आप लोग, कॉग देखे होंगे, जो लकड़ी है उसका कम से कम दो अपोजिट साइड क्या होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए। और प्रोवाइड दैट ओनली 4 साइड्स ऑन स्लीपर शैल बी यूज फॉर गोफ एज। ठीक है, और गोफ एज में जब हम स्लीपर, कॉग के मेंबर्स को क्या बोलते हैं, एक सिल्ली को बोला जाता है स्लीपर। ठीक है, तो स्लीपर क्या होना चाहिए, जब हम गोफ एज में यूज कर रहे हैं, तो चारों साइड उसका क्या होना चाहिए, इस तरीके से, जो आरा मशीन में नहीं कर देते अपन लकड़ी को, चारों साइड से फ्लैट होना चाहिए। ठीक है, कॉग को इरेक्ट करने से प्रॉप इरेक्ट करना है। कॉग मान लो आप इरेक्ट कर रहे हैं, तो उसके दोनों कॉर्नर में क्या रहेगा, पहले प्रॉप इरेक्ट करेंगे। ठीक है, इरेक्टेड एट द कॉर्नर ऑफ ईच कॉग, कॉग के कॉर्नर में पहले एक प्रॉप इरेक्ट करेंगे, उसके बाद अपन कॉग करेंगे। ठीक, एक हो गया। एवरी लेज क्रैक स्लिप्स, क्रैक समझ रहे हैं, क्रैक तो समझ में आता है कि क्या होता है। स्लिप भी एक तरीके से क्या है, जो कोल सी में ब्रेक जैसा आ जाता है, क्रैक जैसा ही रहता है। मान लो सी में ब्रेक होता है, उसको स्लिप बोलते हैं। ठीक है, तो इस जगह पे कैसा सपोर्ट डालेंगे, कॉक्स और क्रॉस बार। ठीक है, तो क्वेश्चन इस लाइन से ये अराइज हो सकता है कि जहां पास क्रैक और स्लिप्स है, वहां पास कैसा सपोर्ट डालेंगे। ठीक है, इस लाइन से ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि जहां पास क्रैक और स्लिप है, उस जगह पे कैसा सपोर्ट हम लगाएंगे। तो वहां कॉग और क्रॉस बार, है ना, ये दो याद रखना है हमको। जहां अगर क्वेश्चन फ्रेम हुआ कि क्रैक और स्लिप वाले जगह पे कैसा सपोर्ट डालेंगे, तो कॉक्स और क्रॉस बार। ठीक है, मतलब क्रैक रहेगा आपके सीम में, या
फटा रहेगा, ब्रेक रहेगा, है ना। ओवर हैंगिंग अगर कहीं है तो उसको ड्रेस डाउन कर देंगे। और ये देखा जाए कि अगर ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिसेबल नहीं है, स्टे प्रॉप्स एक्सीडिंग एटेंटो नॉट एक्सीडिंग 1 मीटर। ठीक है, अगर ओवर हैंगिंग को ड्रेसिंग नहीं कर रहा है, सबसे पहला क्या है, अगर ओवर हैंगिंग हमें कहीं दिखा तो उसको ड्रेस करके नीचे गिरा दो। अगर ये प्रैक्टिसेबल नहीं है कि ओवर हैंगिंग को हम नीचे नहीं गिरा रहे हैं, तो वहाँ क्या डालेंगे, अपन स्ट्रे प्रॉप डालेंगे हर 1 मीटर में, नॉट एक्सीडिंग 1 मीटर। ठीक है, प्रॉप से उसको सपोर्ट कर देंगे, है ना, प्रॉप से उसको सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, जहां ओवर हैंगिंग है उसको ड्रेस डाउन कर देंगे। मान लो क्वेश्चन बनता है कि ओवर हैंगिंग को ड्रेस डाउन नहीं कर रहे हैं तो उसको कैसा सपोर्ट डालेंगे, तो उसको प्रॉप से सपोर्ट कर देंगे, जो दो प्रॉप के बीच 1 मीटर से ज्यादा दूरी नहीं रहेगा, स्टे प्रॉप, है ना। ये आपका 14 पॉइंट देखो, फ्लोर कोल और रूफ कोल इज टेकन। अगर फ्लोर कोल का मान लो आपका फ्लोर में कोयला हमने छोड़ा हुआ है, रूफ में कोयला छोड़ा हुआ है, और उसको हम लेंगे तो हाइट बढ़ जाएगा, तो शॉर्ट प्रॉप को अपन रिप्लेस कर देंगे लॉन्गर प्रॉप से। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा आपका कॉमन सेंस वाली बात है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, अगर कोई एनी डिफेक्ट डिटेक्टेड इन एनी पावर सपोर्ट और हाइड्रोलिक चॉक। ठीक है, पावर सपोर्ट में अगर कोई भी डिफेक्ट दिखता है तो उसको सेम अटेंड करेंगे और उसको जल्दी से जल्दी रिप्लेस करेंगे इमीडिएटली। ठीक है, ये नहीं कि पावर सपोर्ट खराब हो गया है तो उसको लगा करके छोड़ेंगे, भाई कुछ दिन और लगा करके छोड़ देते हैं, जैसे ही खराब होगा उसको रिप्लेस कर देंगे। 125 में देखो, विड्रॉल ऑफ सपोर्ट। अभी हमने क्या पढ़ा, सेटिंग ऑफ सपोर्ट। अब क्या पढ़ रहे हैं, ये वाला पीडीएफ। अच्छा यार, ये सब मुझे मिटाना पड़ेगा, मैं मिटा के भेज दूंगा, है ना। ये साइड में जो लिख देता हूँ, या तो ये रहेगा भी तो चलेगा, है ना। जो अपन साइड में लिख देते हैं या थोड़ा इधर उधर है, मार्क हो जाता है तो रहेगा, वो भी चलेगा, है ना। मैं डाल दूंगा यार आज। रिप्लेस विथ लॉन्गर प्रॉप, ये हो गया। हाँ, सेटिंग ऑफ सपोर्ट हो गया। अब क्या हो गया, विड्रॉल ऑफ सपोर्ट। विड्रॉल ऑफ सपोर्ट में क्या होगा, जब द मैनेजर ऑर्डर सेट करेगा, ठीक है, कि कैसे कौन सा पहले सपोर्ट को हटाना है, कौन सा सपोर्ट को पहले हटाना है, ये सब कौन सेट करेगा, मैनेजर। ठीक है, इसमें क्या क्या जो ऑर्डर बताएगा मैनेजर कि कैसे क्या करना है, उसमें क्या क्या कवर रहेगा। ठीक है, एक ऑर्डर निकालेगा, उसमें क्या क्या रहेगा, सप्लाई एंड यूज ऑफ अप्रोप्रिएट टूल्स और सेफ्टी कॉन्ट्रीब्यूंस, मतलब सपोर्ट को निकालने के लिए सेफ्टी टूल वगैरह सब कुछ सही शॉर्ट है कि नहीं, एक ये हो गया, है ना। द सेटिंग ऑफ एक्स्ट्रा सपोर्ट टू कंट्रोल द कोलैप्स ऑफ रूफ। अब रूफ, मान लो कॉक सपोर्ट को हटा रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, उसकी जगह प्रॉप सपोर्ट को हटाएंगे ताकि तुरंत अपना रूफ कोलैप्स ना हो जाए। तो एक्स्ट्रा सपोर्ट भी हमको सेटिंग करना उसमें रहेगा, उस ऑर्डर में। द सीक्वेंस ऑफ विड्रॉल ऑफ सपोर्ट, जो भी ऑर्डर बनाएगा मैनेजर, है ना, उसमें क्या क्या ये सारी चीजें लिखे रहेगा, सीक्वेंस भी लिखा रहेगा कि सपोर्ट को कैसे विड्रॉल करना है। ओके, देखो ये आपके सीएमआर के, सॉरी, आपके सिलेबस में ये चीज लिखा है। ठीक है, सेटिंग और विड्रॉल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सेटिंग और विड्रॉल और सपोर्ट ज्यादा बड़ा भी नहीं है, एक एक लाइन को देख के जाएंगे। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है इससे। सुपरविजन ड्यूरिंग विड्रॉल ऑफ सपोर्ट, ये सब मतलब क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि जो मैनेजर ऑर्डर बनाता है विड्रॉल ऑफ सपोर्ट का, ठीक है, विड्रॉल ऑफ सपोर्ट का जो मैनेजर ऑर्डर बनाता है उसमें क्या क्या होता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्या नहीं होता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये 5-6 पॉइंट्स हैं, इसको अपने को याद रखना है। सेफ पोजिशनिंग ऑफ द पर्सन एंगेज इन द ऑपरेशन, जो मतलब सपोर्ट को विड्रॉल कर रहे हैं वो सेफ पोजीशन से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारा चीज इसमें लिखेगा। ठीक है, ट्रेनिंग ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन, जो विड्रॉल में जो बंदों को भेजा जा रहा है, कॉम्पिटेंट पर्सन को भेजा जा रहा है, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा कि कैसे निकालना है। इन एवरी माइन वेयर पावर सपोर्ट्स, जहाँ यूज होता है, जहाँ पावर सपोर्ट यूज होता है, वहाँ ऑनर एजेंट और मैनेजर टू प्रिपेयर अ प्लान फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ पावर सपोर्ट एंड अ प्लान फॉर विड्रॉल ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जहाँ भी आपका पावर सपोर्ट यूज हो रहा है, हाँ तो वही चालू होगा इसके बाद। जहाँ भी आपका पावर सपोर्ट यूज हो रहा है तो मैनेजर उसमें ये भी बताएगा कि कैसे उसको इंस्टॉल करना है और कैसे विड्रॉल करना है। ठीक है, ये हो गया आपका, क्या हो गया, सेटिंग एंड विड्रॉल ऑफ सपोर्ट। ठीक है, अब 129 थोड़ा एक इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेते हैं, उसके बाद अपन प्रिकॉशन डस्ट वाले चैप्टर में कूदते हैं। एग्जामिनेशन बाय सरदार, सबसे पहले तो ये रेगुलेशन नंबर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम में आ चुका है ना, कि सरदार का किसने किस रेगुलेशन नंबर में दिया हुआ है, तो ये 129 में दिया हुआ है।
एग्जामिनेशन कहाँ कहाँ एक सरदार एग्जामिनेशन करेगा? एवरी प्लेस इन अ माइन वेदर बिलो ग्राउंड ओपन कास्ट वर्किंग इंक्लूडिंग ट्रेवलिंग रोडवे एंड लैंडिंग। ठीक है, हर उस जगह पे एग्जामिनेशन करेगा चाहे ओपन कास्ट अंडरग्राउंड हो, ट्रेवलिंग रोडवे, लैंडिंग, जहाँ पर्सन रुकते हैं। ठीक है, जहाँ पर्सन रुकते हैं और जहाँ से पास होते हैं वो सारा जगह आपका सरदार एग्जामिनेशन करेगा। ठीक है, द माइन और डिस्ट्रिक्ट जो उसके सच नॉट सर एडिशनल ड्यूटीज, हाँ, जो माइन और डिस्ट्रिक्ट है उसका साइज इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि वो काम ना कर सके, और उसको एडिशनल ड्यूटी भी नहीं देना है, क्योंकि जो जो इस रेगुलेशन में वही सब देना है, एडिशनल काम भी नहीं देना है कि तू ये भी कर ले वो भी कर ले। एंट्रेंस में देखो वन और मोर स्टेशन फिक्स किया जाएगा मैनेजर में। माइंस के एंट्रेंस में एक स्टेशन बनाया जाता है मैनेजर के द्वारा, ताकि वहां लोग रुके रहें जब तक कि सरदार जाके इंस्पेक्शन करके ना आ जाए। ठीक है, अंटिल क्या सरदार जाएगा इस स्टेशन में सारे लोग रुके रहेंगे मैनेजर के द्वारा जो स्टेशन बनाया गया है। ठीक है, तो रोडवे वर्किंग सबको जाके एग्जामिन करेगा सरदार, उसके बाद ही उस स्टेशन से लोग अंदर जाएंगे। ठीक है, उस स्टेशन में नाम लिखा रहेगा स्टेशन करके। तो सरदार ये 2 आवर, ये क्वेश्चन बहुत जगह आ चुका है कि अपना काम चालू होने से पहले 2 घंटे के अंदर अंदर जब से काम चालू होता है, ठीक है, जब आपका नया शिफ्ट चालू हो रहा है तो 2 घंटे के अंदर अंदर पूरा इंस्पेक्शन कर कर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत जगह फ्रेम हो चुका है। ठीक है, ये सब हो गया। सैनिटेशन देखेगा, क्या क्या देखेगा इस 2 घंटे के अंदर, क्या क्या देखेगा कि वहाँ साफ सफाई है कि नहीं, गैस का प्रेजेंस तो नहीं है, रूफ और साइड सही सलामत है कि नहीं, स्पॉन्टेनियस हीटिंग चेक करेगा, आग लगने का खतरा तो नहीं है, ये सारी चीजें चेक करेगा। ठीक है, सिमिलर इंस्पेक्शन हर 4 घंटे में वो करते रहेगा। शुरू में 2 घंटा में करेगा, फिर स्टार्टिंग शिफ्ट का स्टार्टिंग हुआ तो शुरू के 2 घंटे के अंदर करेगा, विद इन लिखा है ना, 2 घंटे के अंदर करेगा, और फिर हर 4 घंटे में यही सेम को इंस्पेक्शन दोबारा करते रहेगा। एग्जामिनेशन जो होगा वो अप्रूव्ड सेफ्टी लैम्प के साथ होगा अगर गैस के लिए होगा। ठीक है, या अप्रूव्ड अपरेटस जो भी रहेगा पैरिसीम में, और कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर वगैरह जो भी चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा अप्रूव है। अब ओपन कास्ट माइंस में देखो क्या है, सरदार क्या क्या करेगा, ओवरहैंग देखेगा, अंडरकट देखेगा, लूज स्टोन मटेरियल ट्री 3 मीटर के अंदर है, ये वाला चीज हम पढ़े थे है ना, 3 मीटर के अंदर लूज स्टोन मटेरियल ट्री ये सब तो है कि नहीं, ये सारा चीजें सरदार देखेगा। ठीक है, फुटपाथ फॉर ट्रेवलिंग एंड कैरिंग लोड्स, फेंसिंग एट द टॉप ऑफ द क्वेरी, क्वेरी के टॉप में फेंसिंग है कि नहीं सरदार देखेगा। ठीक है, डिसयूज्ड पार्ट में फेंसिंग है कि नहीं, अलॉन्ग फुटपाथ एंड बेंचेस, और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज हो रहा है कि नहीं, और कंडीशन ऑफ डंप्स, ये सब सरदार देखेगा। देखो एक होता है कंटिन्यूअस सक्सेशन में काम करना, एक होता है कि शिफ्ट में। ठीक है, तो आपका 8 घंटे का शिफ्ट होता है तो शुरू का 2 घंटा हो गया और 4 घंटे बाद हो गया 6 घंटा, तो ऐसे ही हो रहा है, तो 2 बार इंस्पेक्शन करता है। एक ये हो गया। सरदार और अदर कॉम्पिटेंट पर्सन सेल एट द कंप्लीशन ऑफ हिज सीट, हाँ, अपने शिफ्ट के कंप्लीट होने पे रिपोर्ट लिखेगा। ठीक है, तो उस रिपोर्ट में क्या क्या लिखेगा ये क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, उस रिपोर्ट में क्या क्या लिखेगा ये पर क्वेश्चन आपका एनसीएल में आ चुका है रिपोर्ट राइटिंग में ना, तो ये भी अपने को याद रखना है। उस रिपोर्ट में ये लिखेगा कि कितने नंबर ऑफ पर्सन उसके शिफ्ट में काम किए, ठीक है, उसके चार्ज में, सच इंस्ट्रक्शंस फॉर द पर्पजेस, है ना, क्या इंस्ट्रक्शन, कुछ अलग इंस्ट्रक्शन दिया, क्या अलग इंस्ट्रक्शन दिया वो देखेंगे, है ना। डेट एंड टाइम ऑफ द इंस्पेक्शन, जब इंस्पेक्शन किया उसका डेट और टाइम, सिग्नेचर ऑफ द सरदार एंड डेट एंड टाइम व्हेन द रिपोर्ट वाज रिटन, ये सारा डेट एंड टाइम वाला कंफ्यूजन होता है, तो इंस्पेक्शन के टाइम का भी डेट लिखना है। ठीक है, और जब रिपोर्ट राइट कर रहे हैं उसका भी डेट और टाइम लिखना है। ठीक है, इसको कंफर्म करो यार, 3 बार कुछ बोल रहे हैं, 3 बार। अच्छा, शिफ्ट के एंड में भी एक बार करेगा, है ना, रिपोर्ट राइटिंग में 3 बार दिया हुआ है। ठीक, एक शुरुआत के 2 घंटे के अंदर अंदर, एक बीच में 4 घंटा, और एक लास्ट में। ठीक है यार, 4 2 6। ठीक है, लास्ट में भी एक बार इंस्पेक्शन करके रिपोर्ट लिखेगा वो कि लास्ट में कुछ दिक्कत तो नहीं है। ठीक, 3 बार। इन केस ऑफ साफ्ट इन द कोर्स ऑफ बी संक, अगर साफ्ट का खुदाई हो रहा है तो उस समय क्या क्या होगा, तो पूरा इंटायर चार्ज स्टार्ट बॉटम का सरदार के अंदर रहेगा।
ठीक है, लास्ट में ही सरदार निकलेगा एट द एंड ऑफ शिफ्ट, विल नॉट लीव रिलीवर ऑफ द सक्सेडिंग शिफ्ट, मतलब अगला शिफ्ट का जब तक आ ना जाए रिलीवर तब तक वो निकलेगा नहीं। आफ्टर ईच राउंड ऑफ शॉट्स, मतलब जब भी आपका शॉट्स होगा तो क्या होगा, बिगनिंग ऑफ द एवरी शिफ्ट एवरी ओकेशन ऑफ वर्क, ठीक है, आपका मतलब एक्सप्लोसिव ब्लास्टिंग हुआ, तो ब्लास्टिंग हुआ तो क्या हुआ, 2 घंटे एवरी, क्या, 1 मिनट यार, क्या क्या लिखा है, बिगनिंग ऑफ एवरी शिफ्ट एवरी सेशन ऑफ वर्क इन द शाफ्ट इन द साइड ऑफ द शाफ्ट और रिमूव, हाँ, ब्लास्टिंग हुआ और 2 घंटे के लिए से ज्यादा के लिए काम रुक गया है ना, 2 घंटे से ज्यादा के लिए काम रुका है या ब्लास्टिंग हुआ है तो साइड्स के जाके चेक करेगा सरदार की साइड वगैरह सब ठीक है कि नहीं। ये किस मैटर की बात है, जब शाफ्ट की खुदाई हो रही हो, ठीक है। ये चीज हम पढ़े थे 166, अगर इनफ्लेमेबल गैस का पाया जाता है तो किसके अकॉर्डिंग हमको प्रिकॉशन लेना है, 166 के अकॉर्डिंग, और अगर फायर और स्पॉन्टेनियस हीटिंग पाया जाता है तो किसके अकॉर्डिंग अपन को प्रिकॉशन लेना है, रेगुलेशन 138, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है कि अगर इनफ्लेमेबल गैस या नॉक्सियस गैस पाया गया तो किसके अकॉर्डिंग प्रिकॉशन लेना है, 166, और अगर फायर या स्पॉन्टेनियस हीटिंग होता है माइंस में तो 138 रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अपने को प्रिकॉशन लेना है, ठीक है। चलिए, सेटिंग ऑफ सपोर्ट विड्रॉल ऑफ सपोर्ट हो गया, ओपन मैकेनाइज हो गया, प्रिकॉशन अगेंस्ट डेंजर फायर डस्ट वाटर ये अपन चालू करते हैं। ये क्या है, चैप्टर 11 है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ कोल सीम अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री ऑफ गैसीनेस, ठीक। तो इसमें क्या था, 24 घंटे के अंदर देना है, ये इंपॉर्टेंट है कि किसी भी माइंस में अगर फर्स्ट डिग्री है और अपने को सेकंड डिग्री का गैस मिल गया तो क्या करेगा, कौन देगा। सबसे पहले तो ये है कि ऑनर एजेंट और मैनेजर, ठीक है, ऑनर एजेंट और मैनेजर देगा, 24 घंटे के अंदर देगा, ये इंपॉर्टेंट है। और किसको देगा, रीजनल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्मेशन देगा कि हमारा माइंस फर्स्ट डिग्री का था, ज्यादा गैस मिल गया, या सेकंड डिग्री का था, गैस कम हो गया है, आप आकर चेक कर लो, ठीक है। ये अपने को रीजनल इंस्पेक्टर को दे दिया। अब रीजनल इंस्पेक्टर क्या करेगा, 30 दिन के अंदर उस माइंस में आके चेक करेगा कि हाँ भैया, जो मैनेजर ने बताया, ऑनर एजेंट मैनेजर ने बताया है कि हमारा डिग्री ऑफ गैसीनेस चेंज हो गया है, तो वो 30 दिन के अंदर आकर क्लासिफाई करेगा कि हाँ चलिए ठीक है, कंफर्म करेगा कि आपका गैसीनेस चेंज हो गया है, ठीक है। अगर ये प्रैक्टिसेबल नहीं है तो रीजनल इंस्पेक्टर रिक्वेस्ट बाय द ऑनर मैनेजर, एक मिनट, टू ऑब्जर्व ऑल द प्रिकॉशन रिक्वायर्ड टेक अंडर हिज रेगुलेशन 24 आवर्स, हाँ, प्रिकॉशन लेना चालू कर देंगे। मान लो सेकंड डिग्री में आ गया तो फर्स्ट डिग्री का माइनस था तो अपन कम प्रिकॉशन ले रहे थे, लेकिन सेकंड डिग्री का माइनस मिल गया तो प्रिकॉशन लेना चालू कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये प्रैक्टिसेबल नहीं है कि हम प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं तो रीजनल इंस्पेक्टर क्या करेगा, ऑनर एजेंट और मैनेजर रिपोर्ट, सॉरी, रिक्वेस्ट करेंगे रीजनल इंस्पेक्टर को कि हम अभी प्रिकॉशन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन ये 60 दिन से ज्यादा के लिए वैलिड नहीं रहेगा। एसओपी, चलो इसके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाला चीज मैंने एक समय पे शेयर किया था, है ना। तो जनरल सेफ्टी इन माइंस भी आपका टॉपिक है, एक टॉपिक क्या है, जनरल सेफ्टी ऑफ माइंस, ठीक है, जनरल पॉइंट माइंस। तो ये सब इसमें कवर हो जाएगा यार, है ना। इसको मैं आज फिर शेयर कर दूंगा, इसमें आपको कुछ कुछ एसओपी से रिलेटेड क्वेश्चन ही मिल जाएंगे। व्हाट इज एसओपी, है ना, व्हाट इज एसओपी, इट इज अ वर्किंग डॉक्यूमेंट या डूइंग द वर्क इन अ सेफ एंड डिसिप्लिन मैनर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, डूइंग अ डिसिप्लिन मैनर, आंसर देखो यहाँ बगल में नीचे में लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये जनरल सेफ्टी इन माइंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस इससे आपको कवर हो जाएगा, जो हमारा टॉपिक है जनरल सेफ्टी इन माइंस, ठीक है। उसका अलग से कहीं पढ़ाने का तो कुछ दिखा नहीं, तो इसको मैं फिर से शेयर कर दूंगा। इसमें और भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो सब आप पढ़ लीजिएगा, है ना। ये पीडीएफ एक बीच में कभी शेयर किया था, उसका नाम क्या था, सबसे पहला पेज में आते हैं अपन, एक्सप्लोसिव एंड शॉर्ट फायरिंग। चलो इसको मैं आपको व्हाट्सएप में डाल दूंगा, इसको एक बार देख लेना, है ना। नीचे जनरल सेफ्टी ऑफ माइंस वाला पोर्शन मिल जाएगा। ये सब हो गया। हम्म हम्म, जो जो थो सेंड किए हैं वो क्या है, नहीं समझ आ रहा। व्हाट्सएप में जो 2 ठो
मैं सेंड किया हूँ। एनसीडे बोल रहा भाई, मैं क्या सेंड किया था याद नहीं आ रहा है, वो कुछ मिलता है इम्पोर्टेंट तो मैं सेंड कर देता हूँ। क्या था एक बार देख लेंगे अपन, ठीक है, चलो क्लास के लास्ट में देखते हैं उसको। ये हो गया, ये हो गया। ये क्या था, हायर डिग्री में गया तो इन्फॉर्मेशन देंगे, लोअर डिग्री में गया तो भी अपन क्या करेंगे, ऑनर एजेंट और मैनेजर रीजनल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है, और रीजनल इंस्पेक्टर इस केस में भी अगर लोअर डिग्री में आ गया, इस केस में भी 30 दिन के अंदर आकर चेक करेगा और क्लासीफाई कर देगा कि भैया आप क्या है, हाँ आपका चेंज हो चुका है। और ये सब जो चेक कर रहे हैं, मतलब अपने को कैसे पता चलेगा कि हमारा डिग्री हायर में चला गया है या लोअर में आ गया। तो ये हर 30 दिन में ऑनर एजेंट और मैनेजर क्या करेगा, हर 30 दिन में रेट ऑफ इमिशन ऑफ इन्फ्लुएंस गैस क्यूबिक मीटर पर टन में चेंज करेगा या परसेंटेज में। ठीक है, ये सब क्या है, हर 30 दिन में चेक करते रहेगा ऑनर एजेंट और मैनेजर। फिर जैसे ही आपको ज्यादा गैस मिला या कम गैस मिला तो आपको रिपोर्ट करना है 24 घंटे के अंदर रीजनल इंस्पेक्टर को। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा हमारा गैस हायर डिग्री में चला गया, तो ये नियम है कि हर 30 दिन में आपको डिग्री ऑफ गैसीनेस चेक करना है। जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है डिटेक्शन के लिए वो अप्रूव होना चाहिए चीफ इंस्पेक्टर के साथ। चलो ये सब तो नहीं आता है। ये था क्या चीज, अभी तक आपका गैस से रिलेटेड था। अब किससे रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं, फायर से रिलेटेड। फायर से रिलेटेड क्या होना चाहिए, जो भी आपका माइंस में क्या स्टोर नहीं करना चाहिए, नो ऑयल ग्रीस इनफ्लेम मटेरियल स्टोर्ड इन माइंस। ठीक है, माइंस में ऑयल ग्रीस इनफ्लेमेबल मटेरियल ये सब स्टोर नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट इन प्रूफ रिसेप्टेबल्स। मतलब फायर प्रूफ रिसेप्टेबल मतलब कोई बैग ऐसा होगा जो फायर प्रूफ होगा, उसमें कर सकते हैं। लेकिन कोई भी इनफ्लेमेबल मटेरियल ऑयल गैस को हमको स्टोर नहीं करना है माइंस में। ठीक है, ग्रीसी ऑयल वेस्ट रेगुलरली रिमूव टू सरफेस। अगर कहीं भी ऑयल वेस्ट है, ग्रीस है, तो उसको सरफेस में रिमूव करते रहना है। ठीक है, नो पर्सन थ्रो नेकेड लाइट, मतलब आग जलाकर भाई माचिस जला के कहीं कोई फेंकेगा नहीं माइंस के अंदर। ये क्या था, फायर से रिलेटेड प्रिकॉशन। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे हम, सरफेस में प्रिकॉशन और अंडरग्राउंड में प्रिकॉशन। सरफेस में क्या क्या प्रिकॉशन लेना है कि 10 मीटर तक माइन के एंट्रेंस से 10 मीटर तक जितना भी सरफेस और सपोर्ट है, स्ट्रक्चर और सपोर्ट है, वो फायर प्रूफ मटेरियल का बनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या है, हवा जो आपका माइंस के अंदर घुस रहा है वो एंट्रेंस से घुस रहा है। अगर वहां फायर प्रूफ नहीं है, उसमें आग लग गया तो हवा जो घुस रहा है उससे आपका क्या करेगा, गैस को भी खींच लेगा। ठीक है, अंदर जो धुआं वगैरह है सब माइंस के अंदर घुसना चालू हो जाएगा। इसलिए 10 मीटर इंपॉर्टेंट है कि आपका माइंस एंट्रेंस है, मान लो ये शाफ्ट ही है, माइन एंट्रेंस शाफ्ट ही मान के चलते हैं, तो इससे 10 मीटर तक आपका जो भी अगर स्ट्रक्चर बनेगा वो फायर प्रूफ मटेरियल का होना चाहिए, उसमें आग लगने का खतरा ना हो। कोई भी सेल या कार्बोनेशियस मटेरियल को हम डंप हीप नहीं करेंगे। नॉट बी अलाउड टू एक्यूमुलेट और रिमेन एंड कम्बस्टिबल मटेरियल अदर देन मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर यूज विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स। ठीक है, अब यहाँ जो आपका माइन एंट्रेंस है, तो यहाँ पर कोई भी कार्बोनेशियस मटेरियल को हमको जमा कर करके नहीं रखना है। ठीक है, सेल या जिसमें आग लगने का खतरा है कार्बोनेशियस मटेरियल, उसको नहीं करना है। 24 घंटे के अंदर अगर वो यूज में आ जाता है तो कर सकते हैं। ठीक है, एंड इनफ्लेमेबल मटेरियल शैल नॉट बी स्टोर्ड विद इन डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम एनी एंट्रेंस। ठीक है, एक क्या था, 10 मीटर है। 10 मीटर मतलब कोई ऐसा बिल्डिंग व स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे जिसमें आग लग सके। और 15 मीटर क्या है, कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं रखेंगे जिसमें आग लग सके। ठीक है, दो चीजें मिला, एक 10 मीटर मिला, एक 15 मीटर मिला। 10 मीटर मतलब कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे जिसमें आग लग सके, मतलब फायर प्रूफ होना चाहिए जो भी बनाएंगे। अब 15 मीटर क्या है, 15 मीटर के अंदर में कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं रखेंगे इनफ्लेमेबल मटेरियल जिसमें आग लग सके। ठीक है, 10-15 में कंफ्यूज मत होना। कोई भी बंदा ये आउटक्रॉप जानते हैं, जो सरफेस में कोयला आ जाता है, सीम ऐसे उठ के सरफेस में आ जाता है, वहां हीटेड मटेरियल को नहीं फेंकेगा। ठीक है, ओपन कास्ट और ग्राउंड ब्रोकन बाई एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल ये हो जाएगा। नो पर्सन से लाइट ऑफ फायर और परमिट ऑफ फायर विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम एंट्रेंस टू माइन। ठीक है, एक और 15 मीटर आया, 10 तो हो गया, 15 मीटर एक और आया कि 15 मीटर के अंदर कोई भी माइंस के एंट्रेंस के 15 मीटर के अंदर आग नहीं लगाएगा। 24 घंटा कहाँ है, क्या है, पॉइंट नंबर बताओ, पॉइंट नंबर 24 घंटा। अच्छा, ये दूसरा पॉइंट में ना, मतलब जो आप मैंने ये बोला कि ये आपका माइंस एंट्रेंस है, इसके 15 मीटर के अंदर कोई भी इनफ्लेमेबल कार्बोनेशियस मटेरियल का जमाव नहीं रखेंगे। मतलब हीप होता है ना,
हीप मतलब कैसे बोल सकते हैं, आपका कोयले का ढेर आपने देखा है, उस तरीके का मान के चलो हीप। ठीक है, कोयले का ढेर को आपको इस तरीके का कोयले का ढेर पड़ा रहता है ना माइंस के बाहर में, तो इस तरीके का 15 मीटर के अंदर, सॉरी 10 मीटर, क्या था, यहाँ मीटर नहीं है, मतलब माइन एंट्रेंस के पास आपका ऐसा भी कोई भी ढेर नहीं लगाएंगे कार्बोनेशियस मटेरियल का जिसमें आग लग सकता है। लेकिन अगर 24 घंटे के अंदर ये यूज में आ जा रहा है, इसको हटा देंगे तो रख सकते हो, लेकिन 24 घंटा से ज्यादा के लिए आप इसको नहीं रखेंगे। ठीक है, 24 आवर्स वही है। एक कॉम्पिटेंट पर्सन क्या करेगा, हर 7 दिन में इंस्पेक्ट करेगा, और जो हम ऊपर अभी पढ़े, ठीक है, एंट्रेंस में, कि कुछ ऐसा चीज तो नहीं रखा है, ये हर 7 दिन में कॉम्पिटेंट पर्सन इंस्पेक्शन करेगा। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एनी फायर दैट हैज ब्रोकन आउट इंडिकेशन दे रहा है, मतलब एंट्रेंस में एक कॉम्पिटेंट पर्सन हर 7 दिन में ये चेक करेगा कोई ऐसा पदार्थ तो नहीं है जिसमें आग लग सकता है। फिर देखो, ये था सरफेस की बात। अब अंडरग्राउंड में हम क्या क्या प्रिकॉशन लेंगे कि आग नहीं लगे। कोई भी टिम्बर कंबस्टेबल मटेरियल मतलब ज्वलनशील पदार्थ यूज नहीं करेंगे कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, अंडरग्राउंड में भी कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन होता है, तो वहाँ कंस्ट्रक्शन में अपन ये नहीं कि लकड़ी का कुछ बना लिया या कुछ ऐसा चीज का बना दिया जिसमें आग लग सकता है। ठीक है, तो ऐसा है। वुडन कटिंग्स मतलब बुरादा जो होता है, लकड़ी का बुरादा होता है, उसको बीच बीच में हमेशा सरफेस में निकालते रहेंगे। फर्स्ट और सेकंड डिग्री में, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं कि पहला और सेकंड डिग्री में अगर हम वेल्डिंग करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, तो उसको परमिशन ले लेंगे, मैनेजर दे देगा। लेकिन थर्ड डिग्री की बात करें तो घातक चीज है। ठीक है, वहाँ इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग हम करना चाहते हैं तो उसका परमिशन हम किससे लेंगे, रीजनल इंस्पेक्टर से लेंगे। ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत बनता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। पहला और सेकंड डिग्री मैनेजर, और थर्ड डिग्री मतलब बहुत ज्यादा गैसी माइंस, वहाँ रीजनल इंस्पेक्टर, मैनेजर से बड़ा रीजनल इंस्पेक्टर। ठीक है, फिर वहाँ चीफ इंस्पेक्टर बहुत बड़ा हो गया, तो मैनेजर जब फर्स्ट सेकंड में दे दे रहा है तो थर्ड में रीजनल इंस्पेक्टर से ले सकते हैं। ठीक, एक ये हो गया। ऑल अनयूज वर्किंग कनेक्टेड टू द सरफेस ऑफ वॉकेबल एंट्रेंस वंस एटलीस्ट इन एवरी 30 days इंस्पेक्ट बाय अ कॉम्पिटेंट पर्सन। ठीक है, जितना भी अनयूज वर्किंग है जो कि सरफेस से कनेक्टेड है, वॉकेबल एंट्रेंस है, हर 30 दिन में कॉम्पिटेंट पर्सन उसको क्या करेगा, इंस्पेक्शन करेगा। ठीक है, ये हो गया। 137 देखो, अब हम कहाँ पहुंच गए, स्पॉन्टेनियस हीटिंग में हो गया। अब स्पॉन्टेनियस हीटिंग से के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशन करना है। सबसे बड़ा प्रिकॉशन है कि अंडरग्राउंड माइंस में अपन पैनल में काम करेंगे। ठीक है, पैनल में काम करेंगे जिसका इंडिपेंडेंट वेंटिलेशन होगा, मतलब उसका उस पैनल का इनटेक अलग होगा और रिटर्न अलग होगा। ठीक है, ताकि वो एक अलग सेपरेट माइंस जैसा काम करे। माइंस के अंदर हम पैनल बना दिए तो वो एक एक अलग सा माइंस हो गया, समझ में है ना। उसमें अलग हवा आ रहा है, अलग मतलब मेन ब्रांच से अपन हवा अलग निकाल रहे हैं, इंडिपेंडेंट है, मतलब बाकी पैनल से अलग है इसका हवा भी। ठीक है, तो पैनल सिस्टम करेंगे। अगर पहले से माइंस डेवलप हो चुका है तो उसमें आर्टिफिशियल पैनल बनाएंगे। ठीक है, बैरियर जो छोड़ते हैं कोल पिलर का, अगर पहले से डेवलप हो चुका है तो अपन बैरियर के बराबर क्या करेंगे, ईटा पत्थर, ये सॉरी दीवार बना देंगे तो वो बैरियर जैसा काम करेगा। ठीक है, अगर पहले से डेवलप हो चुका है तो आर्टिफिशियल पैनल बनाएंगे। साइज ऑफ द पैनल किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन बनता है, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड पे डिपेंड करता है साइज ऑफ द पैनल, कि सारा कोयला पैनल का ऐसा साइज रखेंगे कि सारा कोयला उस पैनल का हम किसके अंदर निकाल ले, इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर अंदर निकाल लें। ठीक है, नो कोल शेल और कार्बनस मटेरियल स्टेक्ड बिलो ग्राउंड, मतलब अंडरग्राउंड में कोई भी कोयला, सेल, कार्बोनेशियस मटेरियल को हमको जमा करके नहीं रखना है। ठीक है, नो एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर अंटिल फायर डैम स्टॉपिंग से प्रोडक्ट ऑल एंट्रेंस टू द पैनल। ठीक, पैनल में जब हम डिप्लरिंग चालू करेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर मतलब डिप्लरिंग, डिप्लरिंग तब तक चालू नहीं करेंगे जब तक हम ये फायर डैम और स्टॉपिंग वगैरह ना बना ले। ठीक है, एंट्रेंस में पैनल के, कि भैया आग लगा तो भैया फायर डैम और स्टॉपिंग्स वगैरह है, तुरंत अपन उसको मूंद देंगे या फायर डैम से आग बुझा देंगे। ठीक है, एक ये हो गया। सुटेबल डोर्स एंड ओपनिंग, स्टॉपिंग और फायर डैम जो बनाएंगे पैनल के बाहर में, उसमें एक डोर और ओपनिंग छोड़ देंगे आने जाने के लिए, है ना, मटेरियल को आने ले जाने के लिए। बाकी आपका तैयारी रखेंगे कि जैसे आग लगा तो उसको बंद कर दें। सेल और अदर कॉम्बिनेशन नॉट यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ फायर डैम। ठीक है, फायर डैम या स्टॉपिंग जो भी बनाएंगे उसमें ऐसा मटेरियल नहीं बनाएंगे जिसमें आग लग सकता है। फाइनल सेल भी आइसोलेटेड, जैसे ही वो गोव्ड आउट होता है। ठीक है, जैसे ही पैनल मतलब पूरा पिलर हम निकाल लिए पैनल से, तो उसको क्या कर देंगे अपन, आइसोलेट कर देंगे।
एक ये हो गया। 11वां पॉइंट देखो क्या है, सफिशिएंट मटेरियल फॉर डीलिंग विथ फायर शैल बी केप्ट रेडी। मतलब आग लगने से जो उसको बुझाने के लिए क्या पानी हो सकता है, बालू रखते हैं अपन, वो सब सफिशिएंट मटेरियल अपन अवेलेबल रखेंगे। क्या हो गया, हाँ, कीप रेडी इन ऑर्डर टू डिटेक्ट स्पॉन्टेनियस हीटिंग इन अर्ली स्टेजेस। ठीक है, अर्ली स्टेज में स्पॉन्टेनियस हीटिंग को डिटेक्ट करने के लिए हमको क्या क्या करना है ये देखिए, है ना। मतलब शुरुआत में ही हमारा स्पॉन्टेनियस हीटिंग पता चल जाए, उसके लिए क्या क्या करेंगे, ए और बी है। टेस्टेड फॉर परसेंटेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन एवरी 7 days विथ एन ऑटोमेटिक डिटेक्टर अप्रूव्ड बाय चीफ इंस्पेक्टर। ठीक है, ये है क्वेश्चन बन सकता है कि आप स्पॉन्टेनियस हीटिंग को अर्ली स्टेज में जांचने के लिए क्या करेंगे कि हर 7 दिन में आप कार्बन मोनोऑक्साइड का परसेंटेज चेक करेंगे ऑटोमेटिक डिटेक्टर से। ठीक है, 20 दूसरा पॉइंट क्या है, कंप्लीटली एनालाइज विथ एटलीस्ट एवरी 30 days व्यू टू डिटरमाइनिंग द सीओ फॉर्म्ड ऑक्सीजन ऑब्जर्व। मतलब ये क्या हो गया, ग्राहम्स रेशियो। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म बाय ऑक्सीजन ऑब्जर्व, इसको हर 30 दिन में करेंगे। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ग्राहम्स रेशियो चेक हम हर कितने दिन में करेंगे, तो हर 30 दिन में अपन क्या करेंगे, ग्राहम्स रेशियो को चेक करेंगे। एक ये हो गया। तो अर्ली स्टेज में स्पॉन्टेनियस हीटिंग के लिए दो चीजें हो गया, एक हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड के परसेंटेज को चेक करना है, ठीक है, हर 7 दिन में। और ग्राहम्स रेशियो जो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म्ड ऑक्सीजन ऑब्जर्व, इसको चेक करना है हर 30 दिन में। 14 पॉइंट देखो क्या है, एवरी डिप्लिन डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टेड ऑन एवरी आइडल डे एंड अ रिपोर्ट ऑफ एवरी सच इंस्पेक्शन शैल बी रिकॉर्डेड ऑन बाउंड्री। मतलब जो भी डिप्लिन डिस्ट्रिक्ट है, हर आइडल डे में अपने को ये चेक करना है। तो इस तरीके का क्वेश्चन हमने बॉम्ब में पढ़ा था। ठीक है, कि जो हमारा डिप्लरिंग डिस्ट्रिक्ट है उसको इंस्पेक्शन कब करना है, तो एवरी आइडल डे में करना है। ठीक है, बॉम्ब में ये क्वेश्चन हमने शायद पढ़ा था। ओके, 15 पॉइंट देखो, ऑल अनयूज्ड वर्किंग, जितने भी अनयूज्ड वर्किंग है, नॉट बी सील्ड ऑफ, जिसे सील्ड ऑफ नहीं किया गया है, और आइसोलेशन स्टेपिंग बिल्ड अराउंड गोव्ड आउट एरिया शैल बी इंस्पेक्टेड वंस एटलीस्ट इन एवरी 7 days। ठीक है, हर 7 दिन में करना है किसका इंस्पेक्शन, हर, ये सब डेज वाले क्वेश्चन है ना, जो भी अनयूज्ड वर्किंग है और जिसे सील्ड ऑफ नहीं किया गया है या आइसोलेशन स्टॉपिंग नहीं बनाया गया है गोव्ड आउट के एरिया, तो उस जगह को हर 7 दिन में कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा इंस्पेक्शन किया जाएगा। जहाँ कोल को स्टॉक बनाया जाता है, कोल का ढेर जो स्टॉक रहता है, वहाँ अपने को पानी का छिड़काव हमेशा करना है ताकि स्पॉन्टेनियस हीटिंग आग ना लग जाए, और कोई भी फायर रेजिस्टेंट और सप्रेसेंट मटेरियल उसके ऊपर डाल सकते हैं ताकि उसमें आग ना लगे। ठीक है, सबसे बड़ा हेडेक यही होता है ओपन कास्ट माइंस में, तो खास करके कि अपन कोयला तो निकाल लेते हैं भरपूर, लेकिन स्टॉक में आग लग जाता है ना, चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। हाइड्रोलिक फ्लूइड विच इज नॉट फायर रेजिस्टेंट शैल नॉट बी यूज्ड बिलो ग्राउंड। मतलब जो भी अपन अंडरग्राउंड में हाइड्रोलिक फ्लूइड यूज करेंगे वो फायर रेजिस्टेंट होना चाहिए। ये हो गया अपना फायर की स्पॉन्टेनियस हीटिंग की बात। प्रिकॉशन आफ्टर फायर हैज ब्रोकन आउट। अभी तक क्या था, प्रिकॉशन ले रहे थे हम कि आग कैसे ना लगे ना लगे ना लगे। अब क्या है, आग लग चुका है, तो आग लगने के बाद हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, उसमें 138 में बताया है। ठीक है, अगर हमें कहीं धुआं दिखता है या कोई भी ऐसा साइन दिखता है कि स्पॉन्टेनियस हीटिंग का, तो इफेक्टिव स्टेप लिखना है। ठीक है, सबसे पहला क्या हम करें, क्या रहेगा, इमीडिएटली विदड्रॉन फ्रॉम द माइन। जितने भी लोग वहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले लोगों को हटाओ, जान बचाओ। ठीक है, उसके बाद तो आग बुझेगा तो देखा जाएगा, बुझा ना बुझा वो अलग चीज़ है, सबसे पहले जान बचाना है। ठीक है, जैसे भी हमको इंडिकेशन मिलता है स्मोक का या किसी चीज़ का, तो हमें क्या करना है, इमीडिएटली विदड्रॉ करना है। दूसरा पॉइंट, नो पर्सन एडमिटेड इन द माइन अंटिल द फायर। हाँ, अब आग लग गया है तो किसी को भी हमको माइंस के अंदर घुसने नहीं देना है जब तक कि आग बुझ ना जाए। और बुझने के बाद भी एग्जामिनेशन करेगा मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर, ये देखिए इंपॉर्टेंट है कि, और उसको सेफ करेगा डिक्लेयर। आग लगा है, हेलो, हाँ, मैसेज मैं नहीं पढ़ रहा था। सर कैन यू हियर अस, मैं आप लोगों को सुन नहीं सकता, मैं आप लोगों का मैसेज पढ़ सकता हूँ। तो फायर डैम का मतलब आप पूछ रहे हो ना? नहीं नहीं, मैं आप लोगों का मैसेज पढ़ सकता हूँ। फायर डैम को दिखाता हूँ यार आपको, रुको।
फायर डैम्प आ गया। फायर डैम। वॉइस लो है आपका, मेरा वॉइस लो आ गया क्या? इसका अजय का कि मेरा? फायर डैम एक तरीके का स्टॉपिंग ही होगा। नहीं सॉरी, डैम ना, पानी का एक डैम बना के रखेंगे, किसी को क्लियर है क्या? मेरे ख्याल से फायर डैम ऐसा है कि पानी का एक डैम बना के रखेंगे, जिससे अगर आग लगा तो वो यूज करके हम उसे बुझा सके। क्लियर करो यार, कहीं कुछ मिला नहीं फायर डैम, क्योंकि याद नहीं आ रहा है। अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड ट्रेनिंग वाले बताओ यार। अंडरग्राउंड अभी ताजा ताजा आप लोग किए हो तो ठीक है, किसी को पता है तो मैसेज करो, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अपन, अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। द एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड अंडर सबसेक्शन 2 विथ एन अप्रूव्ड फ्लैम सेफ्टी लैंप अदर डिटेक्टिंग कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है जी, ये क्या एग्जामिनेशन बोल रहा है? आग आग बुझाने के बाद, सॉरी आग लगा है तो क्या देखना है भैया, कि फ्लेम सेफ्टी लैंप और कोई भी अदर मैटर से अपन क्या करें, कार्बन से। नहीं ना देखा आज तक, इसलिए पूछ लिया। हाँ यार, मुझे भी थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, मैं इसको क्लियर करके बताऊंगा, है ना। फायर डैम क्या, अंडरग्राउंड ट्रेनिंग ही नहीं किए थे, अब डायरेक्ट ओपन कास्ट में ज्वाइन किए तो फायर डैम कंफ्यूजन है, सही बताऊं तो कुछ भी बताना सही नहीं है। ये हो गया। ड्यूरिंग द होल टाइम दैट एनी वर डीलिंग विद और सीलिंग ऑफ फायर इन प्रोग्रेस, जब आप हाँ, जब आप फायर से डील कर रहे हैं तो क्या क्या करना है ये देखो। ठीक है, एडिक्वेट प्रिकॉशन करना है ताकि पर्सन जो है वो अ, उसको गैस ना मिल जाए, ठीक है, उसको बेहोशी ना हो जाए, ये सब प्रिकॉशन लेना है। सेल बी केप्ट अवेलेबल, क्या क्या केप्ट अवेलेबल रखना है, ये क्वेश्चन बनता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो गया। एडिक्वेट नंबर ऑफ सेल्फ रेस्क्यूअर, सेल्फ रेस्क्यूअर आपको अवेलेबल हमेशा रखना है, कम से कम 2 स्मोक हेलमेट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। फायर डैम्प प्रभात भाई, ऐसा मत बोलो यार, फायर डैम्प होता है वो, डीएमपी है ना। एटलीस्ट 2 स्मोक हेलमेट, सेल्फ रेस्क्यूअर हो गया, और ये क्या हो गया, 2 स्मोक हेलमेट रखना है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको देखो अच्छे से, है ना। अपरेटस फॉर डिटेक्टिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड को डिटेक्ट करने के लिए अपरेटस हो गया। अ फ्लेम सेफ्टी लैंप और अदर मीन्स ऑफ डिटेक्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। ठीक है, फ्लेम सेफ्टी लैंप रखना है, किस लिए फ्लेम सेफ्टी लैंप रहेगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन डेफिशिएंसी को जानने के लिए फ्लेम सेफ्टी लैंप रहेगा। तो ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस लाइन से, है ना। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है कि ये तीन क्या क्या रहेगा अवेलेबल फायर को डील करने के लिए। ठीक है, पांचवा देखो, द मैनेजर एक स्कीम बनाएगा। मैनेजर क्या स्कीम बनाएगा, प्रोविजंस एंड मेंटेनेंस ऑफ सुटेबल फायर फाइटिंग अरेंजमेंट। अब फायर फाइटिंग अरेंजमेंट हमेशा अवेलेबल रहे, इसके लिए एक स्कीम बनाएगा। ठीक है, प्रिवेंशन डिटेक्शन डीलिंग एंड कंट्रोल ऑफ एनी हीटिंग और फायर, आग लगा है तो उसको किस तरीके से डिटेक्ट करेंगे, डील करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, है ना। सी हो गया, एग्जामिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रोटेक्टिव मेजर्स टेकन टू कंट्रोल और आइसोलेट फायर और हीटिंग। ठीक है, एग्जामिनेशन और मेंटेन करेंगे कि कैसे अपने को आग को कंट्रोल करना है, आइसोलेट करना है। डी है इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ पर्सन, ये स्कीम में लिखा रहेगा, चलो ये कुछ खास नहीं है, स्कीम जो मैनेजर बनाएगा इसमें ये सारी चीजें लिखी रहेगी। ठीक है, अब 139 देखो, क्या इक्विपमेंट फॉर फायर फाइटिंग, एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ वाटर एट सफिशिएंट प्रेशर। क्या क्या इक्विपमेंट यूज होता है, क्या क्या कंट्रोल और आइसोलेट ऑफ फायर और हीटिंग, जो भी आपका इक्विपमेंट यूज हो रहा है ना फायर फाइटिंग के लिए, उनका एग्जामिनेशन करना है और मेंटेनेंस करना है, कैसे उसको अपन स्कीम में लिखेंगे। एक ये हो गया। इक्विपमेंट क्या क्या है भाई, पानी से आग बुझता है तो ऐसा अपन वो अरेंजमेंट रखेंगे कि अच्छे से प्रेशर में आपका वो पानी यूज हो सके। बी पॉइंट क्या है, फायर स्टेशन और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट इस्टेब्लिश होगा। ठीक है, एक ऐसा फायर स्टेशन बना के रखेंगे कि आग लगा तो उस स्टेशन से पूरा अपन हैंडल करेंगे। पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, जो आप बिल्डिंग वगैरह में भी देखते होगे, फायर एक्सटिंग्विशर वाला सिलेंडर वो सब भी रहेगा
सफिशिएंट क्वांटिटी में, और ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड फायर सप्रेशन डिवाइस शैल बी प्रोवाइडेड एट, मतलब ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड मतलब आपको लेके वहां जाके बुझाना नहीं है, ठीक है। कहाँ कहाँ ये चीज रहेगा कि ऑटोमेटिक हम क्या करेगा, वो आग को बुझाएगा। एवरी एंट्रेंस टू अ माइन, एवरी प्लेस वेयर टिम्बर ग्रीस और ऑयल स्टोर्ड, ठीक है, हर उस जगह जहाँ पर ग्रीस ऑयल स्टोर किया जाता है। एवरी इंजन रूम में, ये 3 जगह मेन है कि जहाँ आपका ऑटोमेटिक वाला अपना ऑटोमेटिक वाला भी रखेंगे कि आग बुझाएगा, ठीक है। ईच परमानेंट टेम्परेरी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, मान लो कहीं आप सब स्टेशन बनाए हो वहाँ भी। एट लोकेशन वेयर वेल्डिंग कटिंग और सोल्डरिंग डन, ठीक है, जहाँ वेल्डिंग वगैरह किया जाता है वहाँ भी आपका ऑटोमेटिक वाला सिस्टम रहेगा। एवरी मशीनरी प्लांट एंड इंस्टॉलेशन, कोई भी मशीन है SDL LHD, सॉरी ये तो घूमने वाला मशीन है ना, हाँ उसमें भी तो रहेगा ही ऑटोमेटिक वाला। ये सारे जो भी मशीन प्लांट इंस्टॉलेशन है वो सब में रहेगा, जैसे बेल्ट है और सच अदर स्पेशल प्लेसेस ऑफ फायर रिस्क, और हर उस जगह पे जहाँ आग लगने का खतरा रहता है ऐसा जगह पे आपका क्या रहेगा, ये सब चीजें ऑटोमेटिक वाला रहेगा, ठीक है। 1 मिनट यार। हम्म, करता हूँ शायद, कॉल करता हूँ खुद। हाँ 1 मिनट। हम्म। हाँ बोल। हम्म, सॉरी कॉल आ गया था। ये हो गया अपना इक्विपमेंट वाला चीज हो गया। बेल्ट सिस्टम में किस तरीके का अरेंजमेंट रहेगा ये देखिए, है ना, बेल्ट सिस्टम में किस तरीके का अरेंजमेंट रहेगा ये देखना है कि फोम वाटर स्प्रे डिलीव सिस्टम और ड्राई केमिकल एवं बीच बेल्ट ड्राइव टेकअप, ठीक है। ये अपने को, मेरा खुद का यूट्यूब चैनल पहले था लर्न विथ मूज करके, अभी भी है पर वो एक्टिव नहीं है। बाकी माइनिंग ज्ञान में ही सारे वीडियोस जाते हैं अब जो बन रहा है, ठीक है। तो बेल्ट ड्राइव वाला जो है ये आपका, उसमें फोम स्प्रे वाला सिस्टम लगा रहता है, डिल्यूक सिस्टम और ड्राई केमिकल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि बेल्ट ड्राइव में आप आग से निपटने के लिए क्या क्या सिस्टम लगाते हैं, तो ये 3 चीज है, वाटर फोम स्प्रे, डिल्यूक और ड्राई केमिकल, है ना। दूसरा पॉइंट क्या, सोडा एसिड टाइप एक्सटिंग्विशर और वाटर शैल नॉट बी यूज फॉर इलेक्ट्रिकल फायर। अगर बिजली का फायर है तो आपका सोडा एसिड टाइप एक्सटिंग्विशर और या वाटर यूज नहीं होगा। ये तो वाटर तो आप जान रहे हैं बिजली में क्यों है, क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सोडा एसिड भी आपका गुड कंडक्टर है, और फोम टाइप भी आपका इलेक्ट्रिकल में यूज नहीं होगा। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फायर्स में आपका फोम टाइप एक्सटिंग्विशर भी यूज नहीं होगा। चौथा पॉइंट है फायर एक्सटिंग्विशन जिसमें केमिकल्स है जो कि पॉइजनस, मतलब जिससे आपका पॉइजनस गैस निकल सकता है, तो वो अंडरग्राउंड में यूज नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है ये लाइन, इसको थोड़ा ध्यान दे के जाएंगे क्योंकि ये कंफ्यूजन होता है फोम इलेक्ट्रिकल, है ना। हर मंथ क्या करेगा, जो भी आपका फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है उसको अपन एग्जामिन करेगा। 140 देखो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर फायर फाइटिंग। ऑनर एजेंट और मैनेजर क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा जिसमें आपका फायर स्टेशन एट सरफेस रहेगा ऑन एवरी माइन, हॉलेज रोडवे, इनटेक एयरवे नियर द मेन शाफ्ट। इस ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा फायर फाइटिंग के लिए जिसमें आपका फायर स्टेशन वगैरह, चलो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। और स्टैंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है, कोड ऑफ प्रैक्टिस, स्टैंडिंग ऑर्डर्स, ट्रांसपोर्ट रूल, ये सब कौन बनाता है, मैनेजर बनाता है, ठीक है। तो ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो रहेगा वो आपका मैनेजर बनाएगा कि आग लगने पे आपका क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। तो ये ध्यान रखना है कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स कौन बनाता है, मैनेजर बनाता है ना। अब तो आग लग गया तो क्या करना है, अब आग रह गया तो क्या हमें करना है।
ठीक है। 142 क्या है, प्रिकॉशन व्हेन फायर एग्जिस्ट, नो पर्सन शैल बी एम्प्लॉयड इन अ लोअर सिम। आग ऊपर का सिम में लगा हुआ है तो लोअर के सिम में आपको काम नहीं करना है जब तक कि ऊपर का सिम में आग बुझ ना जाए, ठीक है। वेयर द सिम हैज कॉमन वेंटिलेशन सिस्टम विद अनदर सिम, ठीक है। अब वहां भी काम नहीं करना है कि ऊपर वाले सिम में आग लगा है या एक सिम में आग लगा है, दूसरे सिम में काम कर सकते हैं, लेकिन वेंटिलेशन सिस्टम अगर दोनों का कॉमन है तो वहां भी अपने को काम नहीं करना है, ठीक। द आउटलेट और ओपनिंग ऑफ द सिम आर विद इन 60 मीटर ऑफ एन एक्टिव फायर, ठीक है। कोई सिम में काम कर सकते हैं लेकिन उसका जो आउटलेट है जहां से बाहर निकल रहे हैं वो क्या है, आपका जहां एक्टिव फायर है उससे 60 मीटर के अंदर है, वहां भी अपने को काम नहीं करना है, ठीक है। ये जो बताया जा रहा है वो क्या है, काम कहाँ कहाँ नहीं करना है। एक्टिव फायर से 60 मीटर के अंदर कहीं आपका ठीक ठाक सिम है जहाँ काम किया जा सकता है, लेकिन 60 मीटर के अंदर है तो वहाँ काम नहीं करना है। ऊपर सरफेस में आग लगा हुआ है और उसका 10 मीटर से कम है हार्ड रॉक, तो वहां भी आपको काम नहीं करना है, ठीक है। 10 मीटर से हार्ड रॉक कम है और सरफेस में आग लगा हुआ है, नीचे कोल सीम में काम कर सकते हैं, लेकिन ये हार्ड रॉक जो है वो 10 मीटर से कम है तो वहां भी आपका काम नहीं करना है। ये चीजें थी क्या क्या क्या, ये सारी चीजें क्या थी, कहाँ कहाँ आपको आग लगने पे काम नहीं करना है। तीसरा पॉइंट देखो क्या है, एवरी कोल सीम कम से कम हर 30 दिन में क्या करना है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन बिहाइंड द स्टॉपिंग और सील्ड ऑफ एरिया ऑफ ओल्ड वर्किंग सच एज गोफ, ठीक है। गोफ में आग लगने का खतरा ज्यादा रहता है, अगर वहां हवा का लीकेज है, ऑक्सीजन वहां पहुंच रहा है तो गोफ में आग लगने का खतरा ज्यादा रहता है। इसलिए हर 30 दिन में आपको क्या करना है, गोफ के अंदर का भी एटमोस्फेयर को चेक करना है कि कहीं आग तो नहीं लग रहा है। सातवां पॉइंट क्या, कंप्यूटर पर्सन once at least in every 7 days inspect all stopping every stop है ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमोस्फेयर आउटसाइड द स्टॉपिंग, है ना। वो क्या था, स्टॉपिंग के अंदर क्या था, 30 दिन के अंदर, मतलब गोफ एरिया का एटमोस्फेयर को चेक करना है 30 दिन में, लेकिन स्टॉपिंग के बाहर जहां हमारा काम चल, जहां हम जा सकते हैं वहां का एरिया हर 7 दिन में करना है, ठीक है। दो चीज आया, डेज वाला कंफ्यूजन होता है कि कब 30 दिन कब 7 दिन, तो इसमें क्लियर रखिए कि अंदर गोफ के अंदर का एटमोस्फेयर चेक कर रहे हैं तो 30 दिन में, और जहां हम जा सकते हैं स्टॉपिंग के बाहर का अपन एटमोस्फेयर चेक कर रहे हैं तो हर 7 दिन में चेक करना है, ठीक है। प्रिकॉशन अगेंस्ट, अब डस्ट के ऊपर आ गए अपन। अभी तक क्या था, फायर था। अब डस्ट का देखा जाए तो ऑनर एजेंट और मैनेजर जो है हर माइंस का, वो क्या स्टेप्स लेंगे फॉर मिनिमाइजिंग ऑफ इमिशन ऑफ डस्ट एंड फॉर द सप्रेशन ऑफ डस्ट। कौन लेगा स्टेप्स, ऑनर एजेंट और मैनेजर का जिम्मेदारी है कि भैया डस्ट आपका कम होना चाहिए माइंस में। एयरबॉर्न एवरेज 8 आवर्स टाइम एयरबॉर्न, ये दो दो क्या था, दो है ना, 2 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर आपका एयरबॉर्न रेस्पिरेबल डस्ट रहता है ना, ये तो है। और अगर 5% एक्सीड्स दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। 2 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर से ज्यादा आपका एयरबॉर्न डस्ट नहीं होना चाहिए 8 आवर टाइम वेटेड में। और यदि आपका वो 5% से कम है फ्री सिलिका, तब 5% से ज्यादा है तो क्या करते हैं भाई, आपका 10 से डिवाइड करते हैं जो भी हो। मान लो 6% है तो 10/6, मान लो 7 है तो 10/7, है ना, 8 है तो 10/8, वो जो भी आपका क्वेश्चन इससे भी फ्रेम हो सकता है। 5% से कम दिया तो आंख मूंद करके क्या देना है अपने को, 5% से कम में आंख मूंद करके देना है 2 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर। लेकिन 5% से ज्यादा का डाटा देता है तो 10 से डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा वो अपन लिखेंगे, ठीक है। ऑनर एजेंट और मैनेजर क्या करेंगे, कम से कम हर मंथ में एक बार नॉट एक्सीड 2 लिखा होगा भाई, क्या बोल रहे हैं, हाँ ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं होगी। हाँ, ये सर्कुलर में अब 1 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर हो गया, ये भी याद रखना है, ठीक है। एज पर सर्कुलर पूछ लिया तो अपने को आंसर 1 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर लिखना है। और ये क्या हो गया है, 5/परसेंटेज ऑफ फ्री सिलिका, ये आपका सर्कुलर में ये थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन सीएमआर का ही आंसर को ज्यादातर लेता है। और जो एक आप बोलोगे कि एमसीएल में एक क्वेश्चन आया था वो कोल डस्ट एक्सप्लोजन से रिलेटेड था,
ठीक है, ये सही बोल रहे हो आप कि 1 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर में हो गया नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा तो वो मेंशन करेगा। ये हो गया, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथा पॉइंट देखो क्या है। सैंपल जो लेंगे, नॉट सैंपल जो डस्ट का लेंगे वो 1 मीटर नॉर्मल वर्किंग पोजीशन, जहां मान लो ये फेस है, यहाँ काम हो रहा है, तो उससे 1 मीटर के दूरी पे लेंगे। नॉट बिहाइंड द ऑपरेटर है ना, मान लो ऑपरेटर है तो उसके पीछे से नहीं लेने। वही एनसीएल में जो 1 मिलीग्राम बोल रहे हो वो आपका कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन का क्वेश्चन था। हम्म। हम्म। जो भी मेजरमेंट हुआ एयरबॉर्न डस्ट का, जो भी मेजरमेंट हुआ उसको 14 दिन के अंदर आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है ना। जो भी रिजल्ट आया आपका, जो भी रिजल्ट आया एयरबॉर्न सर्वे किया आपने रेस्पिरेबल डस्ट का, रेस्पिरेबल डस्ट का जो भी आपने सर्वे किया उसका जो भी रिजल्ट आया उसको 14 दिन के अंदर आपको रिकॉर्ड करना है। ठीक है। 5 सैंपल्स कम से कम लेंगे, एवरेज कंसंट्रेशन 5 सैंपल कम से कम लेंगे। एक्सीज 1.5 टाइम्स द परमिसिबल लिमिट, जो भी परमिसिबल लिमिट है उससे 1.5 टाइम्स। एक मिनट, एक बार पूरा पढ़ते हैं। इज द एवरेज कंसंट्रेशन सीरीज ऑफ 5 सैंपल्स मंथ एक्सीज 1.5 टाइम्स द परमिसिबल लिमिट, रेलेवेंट ऑपरेशन ऑफ कॉजिंग केस। हाँ, देखो, अगर हम क्या किए अपन, परमिसिबल लिमिट मान लो 2 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर है, ठीक है, 2 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर है मान लो परमिसिबल लिमिट। अब इससे 1.5 गुना ज्यादा मिल जाता है, इससे 1.5 गुना अपना क्या हो गया, ज्यादा मिल गया अपने को, तो उस जगह के काम को अपन क्या कर देंगे, सीज कर देंगे। ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। 80 मीटर, एवरी रोडवे ऑन सरफेस और बिलो ग्राउंड माइनिंग मशीनरी अप्लाई वेटेड। अरे रोडवे को पानी छिड़काव करना है तो चलो अच्छी बात है। नो प्लांट, ठीक है, विद इन 80 मीटर ऑफ द टॉप ऑफ डाउन का शाफ्ट इनटेक। ठीक है। और जो भी प्लांट से क्या होता है भैया, प्लांट से जो भी आपका डस्ट निकलता है, जो आपका ऐश निकलता है, ठीक है, तो नो प्लांट के अपने क्या बोलेंगे, 80 मीटर के में नहीं रहेगा, है ना। 80 मीटर के अंदर माइंस के इनटेक शाफ्ट या इनटेक के 80 मीटर के अंदर में कोई ऐसा प्लांट नहीं रहेगा जिससे आपका डस्ट वगैरह, है ना, अंदर आएगा माइंस के। हर मशीन में बिलो ग्राउंड माइंस में हर मशीनरी में क्या रहेगा, डस्ट प्रिवेंशन एंड सप्रेशन डिवाइस। मान लो कंटिन्यूस माइनर है तो उसमें आपका पिक्स के पास क्या करेगा, हमेशा एक पानी का छिड़काव होते रहेगा, उसको क्या बोलते हैं, डस्ट प्रिवेंशन एंड सप्रेशन डिवाइस। ठीक है, जो वाटर स्प्रे और जेट ऑफ वाटर रहता है। कोल कटर मतलब वही कंटिन्यूस माइनर, शेयर, ये सब क्या कहलाएंगे, कोल कटर कहलाएंगे। तो उसके जेट्स के क्या रहेगा, पानी का छिड़काव हमेशा उसमें वो रहेगा। 10 से डिवाइड मतलब परसेंटेज ऑफ सिलिका आपका 5 से ज्यादा रहेगा ना। मान लो 6% आपको क्वेश्चन में दे दिया कि फ्री सिलिका है तो मिनिमम एयरबॉर्न कंसंट्रेशन कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछेगा, तो 10 डिवाइडेड बाई 6 कर देंगे तो जो भी आंसर रहेगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। 6 6 40, 6 6 36, 1.6, ऐसा कुछ कुछ भी आंसर आएगा डिवाइड करने पे, है ना, तो वो आपका आंसर रहेगा। अगर 5 से ज्यादा रहेगा, 5 से कम रहेगा, मान लो 4% सिलिका बोला, तो आंख मूंद करके अपने को 2 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर करके आ जाना है। यहाँ ये हो गया। एवरी वर्किंग फेस, ठीक है, एवरी वर्किंग फेस एंड फ्लोर रूफ साइड्स ऑफ एवरी रोड एयरवे विद इन 60 मीटर देयर ऑफ सेल बी अनलेस नेचुरली वेट। ठीक है, वर्किंग फेस में देखो 60 मीटर तक क्या करना है अपने को, वाश डाउन करना है टू प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ डस्ट टू बी केप्ट वेट ड्यूरिंग द वर्किंग शिफ्ट। ठीक है, वर्किंग फेज से 60 मीटर तक फेस फ्लोर रूफ में अपने को क्या करना है, पानी से धो देना है ताकि वो एक डस्ट अपना वो रहे। ठीक है, डस्ट अपना ज्यादा उड़े ना। आफ्टर ब्लास्टिंग, ब्लास्टिंग के बाद भी पानी से उसको क्या करना है, धो देना है। ऐसा सेटिंग करना है कि पानी स्प्रे चालू होगा तभी कटिंग ड्रम चालू हो। अच्छा, अंडरग्राउंड में अगर आपका लोकोमोटिव यूज हो रहा है डीजल से, तो जो एग्जॉस्टेड एयर है, जो आपका साइलेंसर से निकलता है हवा, वो क्या होना, इतना फिल्टर होना चाहिए कि 10% कम होना चाहिए परमिसिबल लिमिट से। ठीक है, डस्ट में जो आपका एग्जॉस्टेड एयर है तो उसमें जो डस्ट निकल रहा है, तो क्या हो आपका 10% कम हो, परमिसिबल लिमिट जो भी है उससे 10% कम होना चाहिए। ठीक है, डिवाइस यूज फॉर द प्रिवेंशन सप्रेसर डस्ट, ये तो ठीक है।
को इंस्पेक्ट करना है हर 7 दिन में। जो भी आपका सप्रेशन डस्ट के लिए यूज हो, जो वाटर स्प्रे वगैरह यूज हो रहा है, उसको हर 7 दिन में क्या करेंगे भैया, चेक करते रहेंगे ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो नहीं होता है। मैनेजर क्या करेगा, स्कीम बनाएगा, क्या एयरबोर्न डस्ट को कंट्रोल करने के लिए एक स्कीम बनाएगा। उसमें क्या क्या लिखेगा, लोकेशन, सैम्पलिंग का लोकेशन, टाइमिंग, ये सब लिखेगा, कहाँ से सैम्पलिंग लेना है, कितने टाइम में लेना है ना, कितने दिन के अंदर लेना है, ये इंस्ट्रूमेंट क्या क्या यूज करना है, लेबोरेटरी जो है वो आपका लेबोरेटरी जो है आपका, जहाँ आपका डस्ट का सर्वे होगा, चेक होगा, वो लेबोरेटरी कहाँ से होगा, वो स्कीम में लिखा रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन फॉर डस्ट मॉनिटरिंग है ना, ये सारा चीज स्कीम में रहेगा। एग्जीक्यूशन ऑफ मेजर फॉर डस्ट कंट्रोल, डस्ट कंट्रोल के लिए एक डस्ट प्लान बनाना है। ये 2000:1 का RF में बनेगा, ठीक है। उसमें अलग अलग कलर, अलग अलग कोड लेटर से अलग अलग एरिया को बताएंगे कि कौन सा एरिया नेचुरली वेट है, पानी जो माइन से बहता है उससे खुद ब खुद गीला हो जा रहा है, और कहाँ पानी का ट्रीटमेंट का जरूरत है, ठीक है, और कहाँ इनकम्बस्टिबल डस्ट का जरूरत है, वो सारा आपका डस्ट प्लान में लिखा रहेगा। एवरी पार्ट ऑफ अ माइन बी ट्रीटेड विथ फाइन इनकम्बस्टिबल, हाँ, जहाँ इनकम्बस्टिबल डस्ट होगा वहाँ क्या होगा, कंटेनिंग नॉट लेस देन 75% ऑफ इनकम्बस्टिबल, अगर वोलेटाइल मैटर 30% से ज्यादा है, ठीक है, अगर 85%, अगर 30% से कम है, देखो ये लाइन क्या कहता है, वोलेटाइल मैटर अगर 30% से कम है तो आपका इनकम्बस्टिबल डस्ट क्या होना चाहिए, 75% से कम नहीं होना चाहिए। और अगर वोलेटाइल मैटर 30% से ज्यादा है तो जो इनकम्बस्टिबल डस्ट हम खींचेंगे वो 85% से ज्यादा नहीं होना, 85% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 30% से कम वोलेटाइल मैटर है तो 75%, 30% ज्यादा वोलेटाइल मैटर है तो 85% आपका इनकम्बस्टिबल डस्ट। वाटर से जब ट्रीटमेंट करेंगे तो इस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे कि पानी और उसका, हाँ ये चैप्टर तो लेंदी है बॉस, पानी और जो कीचड़ का मिक्सचर बनेगा, कीचड़ बनेगा, उसमें 30% कम से कम पानी होना चाहिए, 30% से कम नहीं होना चाहिए ना। पानी का छिड़काव करेंगे डस्ट में तो जो मिक्सचर बनेगा पानी और धूल का, कीचड़, तो उसमें कम से कम 30% आपका पानी होना चाहिए। चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है, इनकम्बस्टिबल डस्ट डज नॉट कंटेन मोर देन 5% ऑफ फ्री सिलिका, ठीक है, जो इनकम्बस्टिबल डस्ट हम छीट रहे हैं वो क्या बोल रहा है, 5% से ज्यादा फ्री सिलिका नहीं होना चाहिए उसमें। ऑफ सच फिटनेस एंड करेक्टर रेडली डिस्पर्स इनटू द एयर, नॉट डायरेक्टली वेटेड बाय वाटर, नॉट केक, है ना। ये देखो इनकम्बस्टिबल डस्ट का कैरेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकम्बस्टिबल डस्ट जो हम छीटते हैं डस्ट को, उसके लिए, तो उसमें उसका इनकम्बस्टिबल डस्ट कैसा होना चाहिए, ठीक है, इनकम्बस्टिबल डस्ट में 5% से ज्यादा फ्री सिलिका नहीं होना चाहिए, इतना फाइन होना चाहिए कि वो हवा में आसानी से घुल जाए, ठीक है, पानी का प्रभाव उसमें ज्यादा ना पड़े। डज नॉट केक मतलब एक है ना, नमी जैसा सोख के केक जैसा जम जाता है वैसा ना हो, आसानी से हवा में ब्लोन आउट हो जाए, लाइट इन कलर हो जाए, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम्बस्टिबल डस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने को ध्यान में रख के जाना है, ठीक है। बस थोड़ा सा ही बचा है, ज्यादा नहीं होगा, खत्म ही नहीं हो रहा। अरे बाप रे बाप। 152 है ना, अपन 142 डस्ट है, चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कल मेरा रेस्ट भी है, कल आप लोगों का फाइनल हो जाएगा 2 क्लास लेके। हर इनकम्बस्टिबल गैस को हर 3 मंथ में अपन क्या करेंगे, CMR कैसे याद रखे यार, ये ना एक पेपर में लिखो, उसको देखते रहो बीच बीच में जब भी समय मिले, ठीक है ना, एक पेपर में लिखो, बीच बीच में खोल खोल के देखते रहो। अब वो अब आपके ऊपर है कब देखना है ना, तो उसी से याद होगा, ऐसे वो चीज याद होने वाला नहीं है। नंबर ही पूछ रहे हो ना, CMR कैसे याद रखे, CMR नंबर ही पूछ रहे हो, है ना, पूरा CMR ही पूछ रहे हो। ठीक, कंटिन्यू करते हैं। डस्ट, इनकम्बस्टिबल डस्ट को ट्रीट करने से पहले अपन क्या करेंगे, जो भी कोल्ड डस्ट है वहां से सबको क्लीन कर लेंगे, जितना पॉसिबल हो सके, रूफ साइड, फ्लोर, रूफ, है ना, प्रॉप, जहां जहां आपका डस्ट लगा रहे वो सबसे आपको कोल्ड डस्ट क्लीन करना है विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स, ठीक है। कोल्ड डस्ट आप सॉरी इनफ्लेमेबल इनकम्बस्टिबल डस्ट डालने वाले हैं, है ना, तो उससे पहले आपको कोल्ड डस्ट को क्लीन कर लेना है 24 घंटे पहले।
द क्लीनिंग ऑफ कोल डस्ट स्प्रेडिंग ऑफ इनकम्बस्टिबल डस्ट शैल बी कैरिड आउट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द एयर। ठीक है, जो आप क्लीन कर रहे हैं कोल डस्ट को और या इनकम्बस्टिबल डस्ट का स्प्रेडिंग कर रहे हैं वो हवा के बहाव के तरफ ही कर देना है ना। 145 देखो क्या है, एवरी रिटर्न एयरवे लाइज विद इन 200 मीटर ऑफ द लास्ट वर्किंग फेज एंड एवरी हॉलेज। हाँ, ये क्वेश्चन देखो बॉम्ब में भी थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था कि रिटर्न एयरवे में 200 मीटर तक आप उसको क्या करेंगे, एवरी हॉलेज कन्वेयर रोड विच इज नॉट नेचुरल शैल बी डिवाइडेड इनटू जोन। 200 मीटर तक जोन में डिवाइड करना है और हर जोन क्या रहेगा, 150 मीटर का जोन रहेगा, 3 इक्वल पार्ट में, है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना। मतलब रिटर्न एयरवे में 200 मीटर से कहाँ से, वर्किंग फेस से या हॉलेज से, ट्रैमिंग कन्वेयर रोडवे से 200 मीटर तक में अपन क्या करेंगे, उस जगह को जो नेचुरली वेट नहीं है उसको जोन में बदल देंगे। 200 मीटर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जोन क्या रहेगा, 150 मीटर का जोन रहेगा और 3 भाग में उसको बांटेंगे। ठीक है, 50-50 मीटर के, 50-50-50। तो ये कंफ्यूज मत होना, 200 मीटर के अंदर में करेंगे। एक जोन रहेगा 150 मीटर का और 150 मीटर को भी 3 इक्वल सेक्शन में बांटेंगे जो कि 50 मीटर से कम नहीं होगा, इसमें कंफ्यूज मत होना। सपना में नंबर याद आ, सही बात है। ठीक है, तो ये जोन क्लियर हुआ। 200 के अंदर बनाना है, लेकिन जोन कितना होगा, 150 मीटर का जोन रहेगा और 3 सेक्शन में बटेगा जोन जो कि 50-50 मीटर का जोन रहेगा। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव सर्कल वंस इन एवरी 30 डेज फ्रॉम एवरी जोन। हर जोन से 30 दिन में एक बार क्या करना है, अपने को सैंपल लेना ही है। इन ट्रेवलिंग रोडवे इन एवरी एयरवे अदर देन नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ। ठीक है, हर उस जगह पे क्या करना, सैंपलिंग करना है। सैंपल सेल बी टेकन, सैंपल ले रहे हैं कहाँ से, ट्रेवलिंग रोडवे से और कोई भी एयरवे से हर 3 महीने में अपने को सैंपल लेना है। ठीक है, सैंपल और डस्ट सेल बी कलेक्टेड फ्रॉम रूफ साइड, डस्ट कलेक्टेड एट डेप्थ नॉट एक्सिंग 5 मीटर, साइज डेप्थ नॉट एक्सिंग 10 मीटर ऑन द फ्लोर। अच्छा, ये भी अच्छा चीज है कि फ्लोर से जब हम सैंपलिंग लेंगे तो कम से कम 10 मिलीमीटर का डेप्थ से लेंगे। ठीक है, और रूफ और साइड से सैंपलिंग लेंगे तो 5 मिलीमीटर के डेप्थ में लेंगे। ठीक है, ये भी अच्छा चीज है, मतलब आता है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फ्लोर 10 मीटर, रूफ और साइड 5 मिलीमीटर, सॉरी मिलीमीटर। ठीक है, वेयर जोन इज ट्रीटेड विद इनकम्बस्टिबल डस्ट। ठीक है, इनकम्बस्टिबल डस्ट से जब हम ट्रीट कर रहे हैं तो वहाँ स्ट्रिप सैंपलिंग लेते हैं और जब पानी से ट्रीट कर रहे हैं तो वहाँ क्या लेते हैं, अपन स्पॉट सैंपलिंग लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रिप सैंपलिंग कब लेंगे, स्पॉट सैंपलिंग कब लेंगे। तो इनकम्बस्टिबल डस्ट से ट्रीट कर रहे हैं तो स्ट्रिप सैंपलिंग और पानी से ट्रीट कर रहे हैं तो स्पॉट सैंपलिंग। ठीक है, जिसका इंटरवल क्या है, नॉट एक्सीडिंग 5 मीटर, और ये जिगजैग पाथ में कहीं से भी पानी में अपन कहीं से भी ले सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिप सैंपलिंग का विड्थ जो है वो 10 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इनकम्बस्टिबल डस्ट में स्ट्रिप सैंपलिंग, एक स्ट्रिप जैसा सैंपलिंग ले लेंगे और उसका विड्थ क्या रहेगा, 10 सेंटीमीटर से कम नहीं रहेगा। स्पॉट मतलब कहीं से भी लेंगे, हर 5 मीटर में, है ना, एवरी मीटर, सॉरी हर मीटर में, हर 1 मीटर में एक स्पॉट लेंगे। ठीक है, यहाँ से सैंपलिंग लिए, यहाँ से सैंपलिंग लिए, दोनों के बीच की दूरी क्या है, 1 मीटर। 1 मीटर से हर 1 मीटर में स्पॉट सैंपलिंग लेंगे अगर पानी से ट्रीट किया गया है जिगजैग पाथ में, इधर उधर से कहीं से भी हर एक 1 मीटर में लेते जाएंगे। Each sample reduced in bulk weight of not less than 30 gram, and each sample so reduced shall be packed in a moisture proof container which shall be suitably labeled or marked। जो भी सैंपल है वो उसको हम क्या कर देंगे, मिक्स करेंगे, पहले वेल मिक्स करेंगे। ठीक है, और रिड्यूस कर देंगे क्वार्टरिंग करके, ताकि उसका वेट जो है वो 30 ग्राम से ज्यादा ना हो। मतलब इतना सारा हमने सैंपल लिया, उन सारे सैंपल को अपन ने क्या किया, मिक्स कर दिया और उस मिक्स करके उसका वेट को घटाएंगे कितना, 30 ग्राम। मतलब 30 ग्राम से ज्यादा बड़ा सैंपल हमको नहीं लेना, बड़ा मतलब ज्यादा भारी सैंपल नहीं लेना है। विद इन 7 days ऑफ टेकिंग ऑफ इस सैंपल शैल बी सेंट फॉर एनालिसिस। ठीक है, एक 14 दिन हमने ऊपर पढ़ा, 14 दिन में क्या था भैया कि जो भी हमारा रिजल्ट आया उसको लिखना है। ये 7 दिन वाला क्या है, डस्ट के लिए जो हम सैंपल लिए उसको 7 दिन के अंदर भेजना है एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया 146 स्टोन डस्ट बैरियर। स्टोन डस्ट बैरियर वो गैजेट वाला है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको अपन कल स्टार्टिंग में देख लेंगे। प्रिकॉशन अगेंस्ट स्टोन डस्ट बैरियर और कुछ था, कहाँ रहता है, सेकंड और थर्ड डिग्री। ठीक है, स्टोन डस्ट बैरियर कहाँ रहता है, सेकंड और थर्ड डिग्री में, और इन द डेवलपमेंट वर्किंग इन गैसेस ऑफ फर्स्ट डिग्री।
सेकंड और थर्ड डिग्री में तो रहेगा ही रहे, चाहे डेवलपमेंट हो या डिप्लरिंग हो। और फर्स्ट डिग्री के गैसीय सीम में डेवलपमेंट में लगाते हैं जहां इनफ्लेमेबल गैस निकलने का खतरा है। मतलब स्टोन डस्ट बैरियर कहाँ लगाते हैं? आएगा, वाटर आएगा, अभी खत्म नहीं हुआ है केस। स्टोन डस्ट बैरियर कहाँ लगाते हैं भाई? सेकंड और थर्ड डिग्री में तो लगाते ही लगाते हैं। फर्स्ट डिग्री में कहाँ लगाते हैं? डेवलपमेंट में लगाते हैं जहां इनफ्लेमेबल गैस निकलने का खतरा हो। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, स्टोन डस्ट बैरियर कहाँ लगाते हैं। ठीक है, तो स्टोन डस्ट बैरियर सेकंड और थर्ड डिग्री में लगाते ही लगाते हैं, और फर्स्ट डिग्री में जहाँ निकलने का खतरा हो डेवलपमेंट वर्किंग में। ये हो गया प्रिकॉशन अगेंस्ट इरप्शन ऑफ गैस। गैस के लिए प्रिकॉशन क्या क्या लेंगे? वर्किंग इज एक्सटेंडेड टू विद इन 30 मीटर ऑफ एनी गो फ्यूज एंड लाइकली टू कंटेन मेंटेन एटलीस्ट वन बोर ऑफ 1.5 मीटर। इंपॉर्टेंट है कि हमको पता है कि यहाँ पानी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पानी हो सकता है, उसके 30 मीटर के आसपास हम पहुंच गए, तो अपने को क्या करना है? कम से कम एक बोरहोल एडवांस करना है, जो कि 1.5 मीटर एडवांस में रहेगा। ठीक है, 1.5 मीटर डीप इन एडवांस। 30 मीटर के आसपास पहुंचे, जहाँ पानी 30 मीटर के आसपास पहुंचे कि हमको यहाँ पानी जमा है, अपने को पता है गोफ ऑफ एरिया है या बगल में ओल्ड वर्किंग है, तो 30 मीटर के आसपास पहुंचे तो अपने को ये प्रिकॉशन लेना चालू करना है कि एडवांस बोर होल करेंगे 1.5 मीटर के आसपास। डिस्टेंस कितना, ये सब कल कल डिस्कस करेंगे यार, डिस्टेंस कितना रहेगा डस्ट बैरियर लगाने का, ये सब कल डिस्कस करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा बड़ा है ना। आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, 30 मीटर 1.5 मीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। रिकवरी एंड एक्सप्लोरेटरी वर्क इन माइन ऑफ पार्ट बिलो ग्राउंड, लाइक ये चलो इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, नॉट नो पार्टी ऑफ लेस देन 3% सेल बिलो। अच्छा, अब अंदर कुछ वो हो गया है, गैस वैस निकल गया है, तो हमें कैसे काम करना है? तो जो भी काम करेंगे, गैस निकला है, ये सब कल स्टोन डस्ट बैरियर से रिलेटेड कल चेक करेंगे, है ना। जहाँ गैस निकलने का खतरा रहता है, पॉसिबिलिटी रहता है, ये देखो ये लाइन लिखा हुआ है, लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस ऑफ इन्फ्लुएंस गैसेस। ठीक है, जहाँ लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस ऑफ इन्फ्लुएंस गैस, मतलब जहाँ इन्फ्लुएंस गैस निकलने का खतरा रहता है फर्स्ट डिग्री में भी, वहां अपन डेवलपमेंट वर्किंग में लगाते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट वर्किंग में लगाते हैं फर्स्ट डिग्री में, और सेकंड और थर्ड डिग्री में तो हर जगह। अब आ गए अपन वाटर में। ठीक है, ये गैस निकला तो अपन क्या करना है? जो भी रेस्क्यू कवर ओनली, है ना, जो भी काम रहेगा वो रेस्क्यू कवर के अंदर जाएगा। 3% कम से कम जाएंगे रेस्क्यू करने के लिए। ठीक है, फॉर डिटेक्टिंग कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अप्रूव फ्लेम सेफ्टी लैम्प। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड को डिटेक्ट करने के लिए एक अपरेटस रहेगा, और फ्लेम सेफ्टी लैम्प भी लेके जाएगा। डेंजर फ्रॉम सरफेस वाटर। सरफेस वाटर मतलब अब दो चीज तो डेंजर हो सकता है कि सरफेस से पानी घुस सकता है, और अंडरग्राउंड से अंडरग्राउंड में ही पानी घुस सकता है। ठीक है, एवरी एंट्रेंस दैट इट्स लोवेस्ट पॉइंट शैल नॉट बी लेस देन 1.5 मीटर हाईएस्ट फ्लड लेवल। ये अपन पढ़े थे कि जो भी एंट्रेंस रहेगा वो हाईएस्ट फ्लड लेवल से 1.5 मीटर ऊंचा ही रहेगा। हर साल क्या करेंगे अपन? देखते रहेंगे कि भैया जो फ्लड लेवल है वो बढ़ा तो नहीं है। ठीक है, एक डेंजर लेवल रहेगा, डेंजर लेवल रहेगा वो क्या रहेगा? 1.2 मीटर। हाईएस्ट फ्लड लेवल से 1.2 मीटर डेंजर लेवल रहेगा, ताकि जैसे ही हाईएस्ट फ्लड लेवल की ओर पानी बढ़ रहा है तो हमको पता चल जाए कि पानी वहां डेंजर लेवल पे आ चुका है। तो डेंजर लेवल क्या रहता है? वो हाईएस्ट फ्लड लेवल से 1.2 मीटर नीचे रहता है। हाँ, अब सरफेस में पानी है तो कहाँ कहाँ काम नहीं करना है? वर्टिकली बिलो, किसी भी नदी के जस्ट नीचे काम नहीं करना है, और 15 मीटर तक काम नहीं करना है। ठीक है, किसी भी नदी, रिवर, टैंक जहाँ पानी सरफेस में है उसके जस्ट नीचे भी काम नहीं करना है, और उससे 15 मीटर के दूरी तक भी काम नहीं करना है। ठीक है, ये था अपना सरफेस। अब यही अंडरग्राउंड के केस में क्या बोलते हैं? 7 मीटर अपन बोलते हैं ना। वेयर वर्क इज बीइंग डन इन अ सीम और अदर सीम, यानी क्या लिखा है? any place in a seam or section, any place in a seam approaching a fault passing any water based system। ये क्या है? हाँ, ये 60 मीटर वाला यहाँ था। ठीक है, तो ये 15 और 60 में कंफ्यूज नहीं होना है। 15 मतलब
ऊपर में जो पानी है, नदी नाला ये सब है। 60 मीटर क्या है, अंडरग्राउंड में बगल वाले माइंस में पानी है, ये हो सकता है बगल में माइंस बंद है वहाँ पानी हो सकता है। तो 60 मीटर में वहाँ प्रिकॉशन लेना है कि अपन डेवलपमेंट करते करते क्या कर रहे हैं, 60 मीटर के आसपास पहुंच गए तो वहाँ हमको प्रिकॉशन लेना है। लेकिन अगर 60 मीटर के आगे भी हमको काम करना है तो परमिशन लेना पड़ेगा चीफ इंस्पेक्टर से। ठीक है, 60 मीटर के आसपास पहुंच गए तो अपन को क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेने का चीफ इंस्पेक्टर से। और परमिशन जब मिल गया, ठीक है, तो परमिशन लेंगे, उसमें क्या क्या देंगे, वो ये सारे आउटलाइन चीज करेंगे कि किस मेथड से हम काम करना चाहते हैं, है ना, फॉल्ट कहाँ है, डाइक कहाँ है, ठीक है, ये सारी चीजें अपन लेंगे। और अपन को परमिशन मिल गया तो अपने को क्या करना है, वहाँ हाइट और विड्थ क्या कर देंगे, गैलरी का कम कर देंगे। कितना कर देंगे, 2.4 मीटर। ये जो 2.4 मीटर दिख रहा है ना, द हाइट एंड विड्थ ऑफ एनी वर्किंग शेल नॉट एक्सीड 2.4 मीटर। 60 मीटर अप्रोच आया तो काम नहीं करना है, चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लेना है। चीफ इंस्पेक्टर ने परमिशन दे दिया, चीफ इंस्पेक्टर ने परमिशन दे दिया तो वहां का हाइट और विड्थ क्या कर देंगे, 2.4 इंटू 2.4, है ना, हाइट 2.4 और विड्थ भी 2.4। ये भी याद रखना है, ये नहीं कि सिर्फ हाइट याद रखना है, दोनों याद रखना है। ठीक है, एटलीस्ट वन बोर होल नियर द सेंटर ऑफ वर्किंग एंड सफिशियंट फ्लैंक बोर होल्स एट इंटरवल ऑफ नॉट मोर देन 5 मीटर। हर 5 मीटर में क्या करेंगे अपन, एक एडवांस बोर होल करेंगे और फ्लैंक बोर होल्स भी करेंगे, जिसके बारे में हमने लेक्चर में पढ़ चुका है। ऑल सच बोर होल्स रेफर्ड इन नो केस लेस देन 3 मीटर। ये जो भी बोर होल हमने किया है, फ्लैंक बोर होल किया है और ये जो एडवांस वन बोर होल किया है, वो क्या होना चाहिए, 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। हर 5 मीटर इंटरवल, हर 5 मीटर में क्या करेंगे अपन, एडवांस बोर होल और फ्लैंक बोर होल। लेकिन ये जो एडवांस बोर और फ्लैंक बोर होल कर रहे हैं, उसका वो क्या होना चाहिए, 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। 5 मीटर के इंटरवल में लिखा है भाई, है ना, कितने मीटर के इंटरवल में, 5 मीटर के इंटरवल में। क्लियर, इंपॉर्टेंट था ये, अच्छे से एक बार और लास्ट लास्ट में देख कर जाएंगे। ये 2.4 तो बहुत एग्जाम में आया है, एक नंबर शायद ये लीक है कि ये आना ही चाहिए। इंटेंशनल फ्लडिंग मतलब हम जानबूझकर माइंस में पानी घुसा देंगे। कब घुसाएंगे, तो ऑनर एजेंट और मैनेजर जब हमको करना है, इंटेंशनल फ्लडिंग करना है। हाँ हाँ, ये 3 मीटर वाला है, ठीक है, वो 1.5 मीटर अलग था। फ्लैंक बोर होल मतलब ऐसे ऊपर साइड भी अपन, एक तो एडवांस बोर होल ये है ही, फ्लैंक होल मतलब ये ऊपर साइड भी जो अपन बोर होल करके देखेंगे कि यहाँ से भी पानी ना आ जाए, नीचे से पानी ना आ जाए, इसको फ्लैंक बोर होल कहते हैं। ठीक है, अब अपने को इंटेंशनल फ्लडिंग करना है। अरे यार क्या क्या दब गया दोस्त। इंटेंशनल फ्लडिंग करना है तो ऑनर एजेंट और मैनेजर लेगा परमिशन रीजनल इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर दोनों से। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अपने को सीआई ही याद रहता है या आरआई रहता है, लेकिन अपने को इंटेंशनल फ्लडिंग करना है, जानबूझ के हम वहाँ फ्लडिंग करना चाहते हैं तो चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर दोनों से परमिशन लेगा। 14 दिन पहले, कम से कम 14 दिन पहले नोटिस देगा आरआई सीआई दोनों को, है ना। ये था आपका 151। 152 है कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्वायर, वाटर डैम एटसेट्रा। तो ऑनर एजेंट और मैनेजर 14 दिन के अंदर नोटिस देंगे जब भी हमको रिजर्वायर, वाटर डैम वगैरह बनाना है, तो 14 दिन के अंदर आपको नोटिस देना है रीजनल इंस्पेक्टर को। कौन देगा, ऑनर एजेंट और मैनेजर। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि 14 दिन कम से कम 14 दिन पहले आपको, नॉट लेस देन 14 डेज, है ना, राइटिंग फॉर नोटिस ऑफ इंटेंशन। हाँ, ये नहीं कि 10 दिन पहले बता रहे हैं कि सर हम बनाना चाहते हैं, नहीं, कम से कम 14 दिन पहले आपको बताना पड़ेगा आरआई को कि हम डैम, रिजर्वायर, ये सारी चीजें। ये क्यों करते हैं, क्या फ्लैंक बोरहोल बोल रहे हो या एडवांस बोरहोल, ताकि पानी का रिसाव ये बोरहोल से ही हमको पता चल जाए कि पानी अगर तेज से आने लगा बोरहोल से, तो अपने को पता चल जाएगा कि भैया पानी बहुत ज्यादा है उस साइड। अब उस साइड कौन देखा है, ठीक है, पानी भरा है, 60 मीटर है, लेकिन अपने अपन चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कोयला निकाल लें, 10 मीटर 30 मीटर और कोयला निकाल लें, तो उस तरफ हम बढ़ते जाते हैं। तो ये एडवांस बोरहोल करते हैं तो उससे हमको पानी का बहाव ज्यादा मिलता है, तो पता चल जाता है कि भाई हाँ, पानी ज्यादा है, काम वहां बंद करके भागो। ठीक है, तो ये हो गया, इस चैप्टर में एक स्टोन डस्ट बैरियर बच गया। अब दो इम्पोर्टेंट चीजें बचे हैं आपका, डेंजर डस्ट वाटर, ये हो गया। स्टोन डस्ट बैरियर अलग से लिखा नहीं है, लेकिन डस्ट के अंदर वो आ जाता है। वेंटिलेशन है, लाइटिंग और एक्सप्लोसिव, है ना, ये दो चीजें हो जाएगा। बाकी देखो ये जो जनरल सेफ्टी वाला चीज है जो मैंने आज ये शेयर करने वाला हूँ, ये वाले को पढ़ लेना, है ना। जनरल सेफ्टी ऑफ माइंस से रिलेटेड, मतलब डंपर में ब्रेक व्रेक यही सब चीज है उसमें।
इससे आपका कवर हो जाएगा, है ना। तो ये एक हो जाएगा। जनरल सेफ्टी वाला भेज दूंगा। यूज ऑफ पीपीओ, ये तो उसमें मिल गया। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान लगभग हो गया। फर्स्ट एड, ये सारा तो छोटा मोटा चीज है यार, इसको छोड़ देंगे तो चलेगा, है ना। माइन रेस्क्यू रूल वगैरह ये सब अपने से कर लेना। प्रोविजन लेटर टू अचीव, हम ये करवा देंगे। देखते हैं कल, है ना। इंटेंशनल फ्लडिंग क्यों करते हैं, कहीं कहीं क्या है, आग लगता है, वो कंट्रोल ही नहीं हो पाता है, तो अपन वहाँ क्या कर देंगे, इंटेंशनल फ्लडिंग कर देंगे। वाटर वर्किंग लगता है, हाँ सर। पीपी देवेंद्र सर किए थे। ठीक है, मैं ना डिस्कस कर लेता हूँ कि देवेंद्र सर क्या क्या करा चुके हैं, ठीक है। तो ये तो मैक्सिमम चीज इसमें हो ही गया होगा। फर्स्ट एड देखो शुरू में ही कराए थे, उसको उस लेक्चर को देख लेना। हाँ, टाइप ऑफ एक्सीडेंट, ट्रांसपोर्ट यूज इन माइन, एसओपी। देखते हैं एसओपी में और कुछ एक्स्ट्रा करा सकते हैं तो। कल फाइनल रहेगा आप लोगों का। 3 को बढ़िया अपना रिवीजन करो, जितना ज़्यादा टाइम हो सकता है पढ़ो। जो पास में है उनके लिए तो अच्छा है, जो दूर में है वो तो 3 को निकल जाएंगे।